दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल पर। आज हम महागाथाओं नील एक महान योद्धा एपिसोड नंबर 72 से 76 तक लेके आए हैं। तो चलिए इस रोमांच से भरी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और इस कहानी को अनुभव करते हैं। अध्याय 72 मौत का तांडव, विष का प्रभाव और गुप्त अस्त्र का संधान। एक साथ छह कीड़ों के सरदारों इंसेक्ट लीडर्स का सामूहिक सम्मुख होना एक ऐसा भयानक संकट था जिससे साम्राज्य के सबसे प्रतापी और सुदृढ़ महावीर योद्धा का अंतर्मन भी थर्रा उठे। ये कीड़े सरदार केवल अपनी शारीरिक विधा और भारी कवच के कारण ही रणभूमि में काल के दूत नहीं माने जाते थे, बल्कि इनका सबसे विध्वंसक अस्त्र उनके शरीर के भीतर संचित वह तीक्ष्ण हलाहल विष था जो साक्षात मृत्यु का पर्याय था। सामान्यतः एक उच्च कोटि का महावीर योद्धा किसी भी साधारण विष से भयभीत नहीं होता। अपनी जागृत आध्यात्मिक चेतना स्पिरिचुअल एनर्जी के बल पर वह उस विषैले तत्व को रक्तवाहिनी धमनियों में फैलने से रोक सकता है और बाद में दुर्लभ औषधियों के अर्क से उसे शरीर से निष्कासित करने में सक्षम होता है। परंतु इन बैंगनी कीड़ों के सरदारों के विष की प्रकृति सर्वथा भिन्न और मायावी थी। ये विष साधक के प्राण तो तुरंत नहीं हरता था, परंतु मानव शरीर की केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर ऐसा प्रहार करता था कि संपूर्ण देह पलक झपकते ही पाषाण की भांति सुन्न हो जाती थी। सबसे कूटनीतिक बात यह थी कि यह विषैला तत्व आध्यात्मिक शक्ति के सुरक्षा कवच को पूरी तरह भेद कर सीधे मांस मज्जा में प्रविष्ट हो जाता था। इस कारण यदि कोई महान महावीर योद्धा भी इस विष की एक बूंद की चपेट में आ जाए तो वह अपनी उंगली हिलाने की क्षमता से भी वंचित हो जाता था। यही कारण था कि सीमांत क्षेत्र का प्रत्येक अनुभवी योद्धा इन सरदारों से लोहा लेते समय अत्यंत सजग रहता था। युद्ध के उस घनघोर कोलाहल के मध्य यदि क्षण भर के लिए भी किसी का शरीर सुन्न हो जाए तो उसका अर्थ साक्षात उन नरभक्षी जीवों का भोजन बनना ही था। संसार जहां इन सरदारों के विषैले डंक से थर थर कांपता था, वहीं नील के अंतर्मन में भय का कोई अंश शेष नहीं था। नागराज के उन 4 अलौकिक सर्पशल्कों सर्पेंट स्केल्स के कारण नील के भौतिक शरीर की संरचना किसी अचल नश्वर अस्त्र मिस्टिक आर्टिफैक्ट के समतुल्य हो चुकी थी। सरल शब्दों में कहें तो उसकी देह साक्षात एक दिव्य धातु में परिवर्तित हो चुकी थी, जिस पर संसार के किसी भी भौतिक अथवा आध्यात्मिक विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। यही कारण था कि नील बिना किसी संकोच के अकेले ही उस चक्रव्यूह की ओर बढ़ गया। यद्यपि उसके अंतर्मन में युद्ध का एक अनूठा उत्साह हिलोरे ले रहा था, परंतु वह अपनी कूटनीतिक चालों से पुनर्तः सुसज्जित था। हवा में छलांग लगाते ही नील की उंगलियों की फुर्ती देखने योग्य थी। पलक झपकते ही उसके दाहिने हाथ के अंगूठे में एक प्राचीन तांबे की मुद्रिका रिंग सज गई। ये वही रहस्यमयी मुद्रिका थी जो उप प्रमुख शुभांगी ने उसे उपहार स्वरूप भेंट की थी। इन दोनों तांबे की मुद्रिकाओं के मध्य एक अदृश्य आध्यात्मिक आकर्षण का संबंध स्पिरिचुअल कनेक्शन था, जबकि इसकी दूसरी पूरक मुद्रिका नील के उस खंडित फ्लाइंग डैगर ब्रोकन फ्लाइंग डैगर के भीतर स्थापित की जा चुकी थी। सम्मुख खड़े हुए 6 बैंगनी कीड़े सरदार अपने विशाल डैनों को फड़फड़ाते हुए नील के चारों ओर एक घेरा बनाकर तीखी ध्वनियां निकाल रहे थे। अगले ही पल उनके शरीरों पर उगे हुए तीक्ष्ण बैंगनी कांटे साक्षात तीरों की वर्षा की भांति नील की छाती की ओर बढ़े। नील ने अपनी गति को तनिक भी धीमा नहीं किया और न ही उन कांटों से बचने का कोई प्रयास किया। उसने उन जहरीले कांटों को सीधे अपनी देह से टकराने दिया, परंतु उसी क्षण अपनी मानसिक चेतना के बल पर उसने उस खंडित फ्लाइंग डैगर को म्यान से मुक्त कर वायु में प्रक्षेपित कर दिया। शूश! उस अस्त्र को वायु में विसर्जित करते ही नील ने अपने अंगूठे की मुद्रिका को एक विशेष कोण पर घुमाया। उस चुंबकीय आकर्षण के कारण वह खंडित फ्लाइंग डैगर साक्षात प्रकाश की एक रेखा बनकर नील के चारों ओर एक विस्मयकारी वृत्ताकार मार्ग सर्क्युलर पाथ पर घूमने लगा। उस खंडित अस्त्र की गति इतनी तीव्र और अचूक थी कि वह नील को घेर कर खड़े उन 6 कीड़ों के सरदारों के मस्तक को एक ही झटके में चीरता हुआ निकल गया। मस्तक के विखंडित होते ही उन जीवों की चेतना लुप्त हो गई और वे साक्षात पाषाण खंडों की भांति धम्म की भारी ध्वनि के साथ धूल में गिर पड़े। क्षण भर के भीतर ही उन 6 अर्ध महावीर स्तर के सरदारों का समूल नाश हो चुका था। नील ने अत्यंत सहजता से अपना हाथ हवा में लहराया और वह चमकीला फ्लाइंग डैगर आज्ञाकारी सेवक की भांति पुनः उसकी हथेली में समा गया। अद्भुत! अनुज नील, ये प्रहार साक्षात काल का आमंत्रण था। यामिर और उसके साथी इस विस्मयकारी दृश्य को देखकर अपनी चेतना पर नियंत्रण खो बैठे और उच्च स्वर में उसकी जय जयकार करने लगे। अधिनायक यक्षित की आंखें फटी की फटी रह गईं। संपूर्ण जीवन सीमांत चौकी पर नरभक्षी कीटों के विरुद्ध जंग लड़ने वाले एक कुशल सैनिक होने के नाते यक्षित इन जीवों की शारीरिक संरचना और उनके विष के प्रभाव को साम्राज्य में सबसे बेहतर समझता था। वह भली भांति जानता था कि इन सरदारों का डंक कितना विनाशकारी होता है। अतीत के एक युद्ध में स्वयं यक्षित भी एक सरदार के विषैले डंक का शिकार हो चुका था, जिसके प्रभाव से उसका आधा शरीर तत्क्षण लकवाग्रस्त हो गया था। यदि उसके साथी उसे समय पर रणभूमि से बाहर न खींचते तो वह जीवित न बचता। उस घटना के बाद भी वह 7 दिनों तक अपनी शैया से उठने में असमर्थ रहा था। क्या इस बालक की धमनियों में बहने वाले रक्त पर इस हलाहल का तनिक भी प्रभाव नहीं होता? यक्षित विस्मय के सागर में डूब गया।
वे विषैले कांटे साक्षात सावन की बौछार की भांति नील के खुले शरीर से टकराए थे, जिनकी तीव्रता साम्राज्य के विशाल हाथियों को भी धराशायी करने के लिए पर्याप्त थी। परंतु नील के मुखमंडल पर थकान का एक अंश भी नहीं था। वह विष आखिर किस अलौकिक शक्ति ने सोख लिया था? क्या ये किशोर वास्तव में हाड़ मांस का मनुष्य ही है या कोई सुसुप्त देवता? यक्षित अपने अंतर्मन के इस कौतूहल को रोक नहीं पाया। उधर महावीर योद्धा मानस अग्निहोत्री अपनी नग्न तलवार थामे अभी भी उसी पाषाण खंड पर स्थिर खड़ा था। यद्यपि उसे नील की आंतरिक क्षमताओं का कुछ पूर्व अनुमान अवश्य था, परंतु नील का ये वास्तविक प्रदर्शन उसके सभी आकलनों की सीमाओं को लंघ चुका था। मैं तो सप्तसिंधु आश्रम के उन नीरस गलियारों से ऊबकर केवल समय व्यतीत करने इस सीमांत अभियान पर आया था, परंतु मुझे तनिक भी भनक नहीं थी कि भाग्य मुझे इस सुदूर दुर्ग में एक ऐसे अलौकिक और विस्मयकारी साधक से मिलवाएगा। मानस के होठों पर एक अत्यंत सूक्ष्म और सार्थक मुस्कान तैर गई। ऐसी विलक्षण प्रतिभा, जिसका भविष्य असीम संभावनाओं से परिपूर्ण हो, यदि समय के चक्र में इसके साथ कोई कूटनीतिक दुर्घटना घटित न हो, तो इस बालक के भीतर संपूर्ण श्यामल साम्राज्य की तकदीर को एक नया मार्ग देने की क्षमता विद्यमान थी। परंतु मानस एक व्यावहारिक योद्धा था। वह भली भांति जानता था कि रणभूमि में अत्यधिक आशाएं पालना आत्मघाती होता है। यदि भविष्य में यह बालक किसी भारी कूटनीतिक संकट या आंतरिक राजनीति में फंसता है, तो वह स्वयं भी इसकी रक्षा करने में असमर्थ होगा। यही विचार करते हुए उसकी तलवार एक बार फिर वायु में लहराए और वह कीटों की अगली लहर का स्वागत करने के लिए तत्पर हो गया। उसी क्षण काले कीटों का एक और विशाल दस्ता वन की ओर से बाहर आया और प्रांगण में पुनः एक बार संहार का नया अध्याय प्रारंभ हो गया। नील का संपूर्ण शरीर उस प्रदीप नीली आध्यात्मिक ऊर्जा के सुरक्षा कवच से आच्छादित था। इस बार उसका शौर्य और भी अधिक उग्र रूप धारण कर चुका था। एक कीड़े सरदार के शक्ति स्रोत का अर्जन करने पर सीधे 5 योगदान अंक प्राप्त होते थे। चूंकि उसने एक ही पल में 6 सरदारों को धूल चटा दी थी, अतः उसकी झोली में एक साथ 30 मूल्यवान योगदान अंक आ चुके थे। यह अर्जन सामान्य कीटों के शिकार की तुलना में कहीं अधिक तीव्र और संतोषजनक था। कीट सेना का पलायन और रानी का आगमन। परंतु ये कीड़े सरदार उन विवेकहीन साधारण कीटों के समान मूर्ख नहीं थे। उनके भीतर एक सूक्ष्म चेतना और आत्मसंरक्षण की बुद्धि विद्यमान थी, और वे साधारण कीटों की भांति बिना सोचे समझे काल के मुख में कूदने वाले जीव नहीं थे। जैसे ही उनके कूटनीतिक मस्तिष्क ने यह स्वीकार किया कि सम्मुख खड़े इस मानव बालक ने पलक झपकते ही उनके 6 सबसे शक्तिशाली सरदारों को तिनके की भांति बिखेर दिया है, तो शेष बचे सरदारों के भीतर भय का संचार हो गया। वे नील के प्रहार की सीमा से बचते हुए अलग अलग दिशाओं में तितर बितर हो गए और उन्होंने अपनी सांकेतिक ध्वनियों से साधारण कीटों की सेना को नील पर आत्मघाती हमला करने का विधिक आदेश दे दिया। नील की दाहिनी भुजा इस समय वायु में निरंतर गतिमान थी। अपनी सुदृढ़ मानसिक नियंत्रण शक्ति कंट्रोलिंग फोर्स के बल पर वह उस खंडित फ्लाइंग डैगर को अपने चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा चक्र के रूप में तेजी से घुमा रहा था। दर्जनों खूंखार कीट एक साथ नील की गर्दन पर झपटे, परंतु नील के उस फ्लाइंग डैगर के अद्भुत और सूक्ष्म नियंत्रण के सामने वे टिक नहीं सके। वे सभी कीट हवा में ही 2 खंडों में विभाजित हो गए और उनके विखंडित अंगुश धूल भरी भूमि पर हर तरफ बिखर गए। इस समय वे भयानक जीव नील के उस लौह शौर्य के सम्मुख साक्षात तुच्छ चींटियों के समान असहाय प्रतीत हो रहे थे। शीघ्र ही उस पाषाण मार्ग पर मृत कीटों के शरीरों का इतना विशाल ढेर एकत्रित हो गया कि उसने साक्षात एक लघु पर्वत का रूप धारण कर लिया। उस कबाड़ के ढेर के मध्य कई बैंगनी सरदारों के शव भी रत्नों की भांति चमक रहे थे। कीटों की यह सैन्य टुकड़ी संख्या में पूर्व की तुलना में कहीं अधिक विशाल थी, परंतु नील द्वारा मचाए गए इस कत्लेआम की गति उससे भी तीव्र थी। जब दर्जनों कीटों के शव पलक झपकते ही भूमि पर बिछ गए, तो शेष बचे हुए साधारण कीटों के पैर उखड़ गए और वे भयविश पीछे की ओर हटने लगे। नील ने भी भागते हुए शत्रुओं का पीछा करना कूटनीतिक रूप से उचित नहीं समझा। वैसे भी सम्मुख भूमि पर लाशों का एक ऐसा ढेर लगा था जो उनके शरीर से मूल्यवान शक्ति स्रोतों को बाहर निकालने के लिए उसका इंतजार कर रहा था। परंतु जब अधिनायक यक्षित की अनुभवी आंखों ने उन नरभक्षी कीटों को इस प्रकार रणभूमि छोड़कर पीछे भागते देखा, तो उसके अंतर्मन में संशय के बादल घिर गए। सीमांत क्षेत्र के इतिहास की एक अत्यंत भयानक संभावना के बारे में सोचते ही उसका मुखमंडल अचानक साक्षात श्वेत सफेद पड़ गया और उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। यह अत्यंत विनाशकारी संकेत है। संपूर्ण दस्ता तुरंत पीछे हटे। अभी इसी क्षण दुर्ग की ओर वापस चलो। यक्षित अचानक पूरी शक्ति से चिल्लाया। उसकी वाणी में साक्षात काल का भय स्पष्ट झलक रहा था। नील, जो उस समय अपने खंडित फ्लाइंग डैगर की सहायता से अत्यंत कुशलता से उन शवों से शक्ति स्रोतों को संकलित कर रहा था, यक्षित के इस आकस्मिक आदेश को सुनकर सोच में पड़ गया। अधिनायक यक्षित इस आधी जीती हुई बाजी को छोड़कर इतनी व्याकुलता से पीछे हटने का निर्देश क्यों दे रहे हैं? साधारण कीटों का इस प्रकार युद्ध क्षेत्र छोड़कर स्वेच्छा से पीछे भागना इस बात का साक्ष्य है कि अवश्य ही इस भूभाग के समीप कोई अत्यंत भयानक सत्ता। यक्षित का कंठ अवरुद्ध हो रहा था और भय के कारण उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे। समीप, यक्षित भ्राता, वहां ऐसा क्या है जिसने साम्राज्य के एक साहसी अधिनायक को इस सीमा तक भयभीत कर दिया है?
नील ने जब यक्षित के मुख पर साक्षात मृत्यु का ऐसा खौफ देखा तो उसे भी परिस्थिति की भीषणता का आभास हो गया। नरभक्षी कीटों की परम साम्राज्य, रानी द इंसेक्ट क्वीन। यक्षित ने अत्यंत कठिनाई से इन शब्दों का उच्चारण किया, मानो वे शब्द उसके कंठ को चीरते हुए बाहर निकले हों। यक्षित ने अपने जीवन के कई बहुमूल्य वर्ष इस रक्षक किले की विधिक सीमाओं पर व्यतीत किए थे और वह इन जीवों की प्रत्येक सूक्ष्म आदत से भली भांति परिचित था। चाहे कोई सामान्य कीट हो या उच्च श्रेणी का कीड़ा सरदार, रणभूमि में वे सभी एक केंद्रीय सत्ता के विधिक आदेशों के अधीन ही कार्य करते थे। यद्यपि सरदारों के पास अपनी कुछ स्वतंत्र सोचने की क्षमता अवश्य होती थी, परंतु संपूर्ण कीट सेना की वास्तविक विधाता और सर्वोच्च सेनापति केवल उनकी रानी ही होती थी। चूंकि इन साधारण कीटों के पास स्वयं की कोई विचार शक्ति नहीं होती, अतः साम्राज्य के सैन्य ग्रंथों में उन्हें साक्षात एक विनाशी हत्यारा दल माना जाता था। यदि उनके सम्मुख साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली योद्धा भी खड़ा हो तो भी वे बिना किसी हिचकिचाहट के अपने प्राणों की आहुति देने से पीछे नहीं हटते थे। अतः सामान्य परिस्थितियों में ये कीट कभी भी रणभूमि से पीछे नहीं हटते थे और न ही अपनी रक्षा के लिए पलायन करते थे। इस दृष्टि से देखें तो वे जन्मजात केवल संहार के लिए निर्मित सैनिक थे। परंतु यदि आज ये जीव बिना युद्ध समाप्त हुए संगठित रूप से पीछे हट रहे थे तो ये कूटनीतिक रूप से केवल एक ही सत्य की ओर संकेत कर रहा था कि स्वयं उनकी परम जननी कीटों की रानी ने उन्हें अपने समीप वापस आने का विधिक आदेश जारी कर दिया था। वह कीटों की रानी इस संपूर्ण प्रजाति की साक्षात जननी होती थी और वन के समस्त कीट उसी के गर्भ से उत्पन्न होते थे। चाहे कोई जीव कितना भी शक्तिशाली या महावीर योद्धा के स्तर का क्यों न हो, रानी के विधिक आदेश का उल्लंघन करना उसकी प्रकृति के विरुद्ध था। यदि इस समय उस पर द्रोही वन के भीतर नरभक्षी कीटों की वह परम रानी स्वयं प्रकट हो गई तो इस सुदूर क्षेत्र में उपस्थित मानवीय दस्ते का एक भी प्राणी जीवित वापस नहीं लौट पाएगा। यही वह कड़वा सत्य था जो यक्षित के अंतर्मन को मथ रहा था, परंतु उसके मस्तिष्क में अभी भी एक गहरा संशय और कूटनीतिक भ्रम व्याप्त था। इसका वास्तविक कारण ये था कि रक्षक किले की सैन्य कमान द्वारा साधारण दस्तों को सौंपे जाने वाले गश्ती कार्य कभी भी इतने उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में निर्धारित नहीं किए जाते थे। यद्यपि कीटों की रानी अत्यंत प्रलयनकारी और शक्तिशाली सत्ता थी, परंतु रक्षक किले की विधिक सीमा के भीतर भी साम्राज्य के कई प्रतापी और उच्च श्रेणी के योद्धा निवास करते थे। उदाहरण के लिए दुर्ग के उपसेनापति वीरभद्र ने अपने शौर्य से अब तक न जाने कितनी ही ऐसी रानियों को यमलोक पहुंचाया था। किसी भी अभियान का आवंटन करने से पूर्व शाही सेना के गुप्तचर विभाग उस मार्ग की सूक्ष्मता से जांच करते थे। अतः सामान्य परिस्थितियों में साम्राज्य के इन युवा और भविष्य के योद्धाओं को ऐसे आत्मघाती और काल के मुख वाले क्षेत्रों में कदापि नहीं भेजा जा सकता था। परंतु आज हमारे इस लघु समूह को जानबूझकर ऐसे प्रलयनकारी क्षेत्र में धकेलना विधिक रूप से एक घोर षड्यंत्र प्रतीत होता है। जब तक कि सैन्य कमान के भीतर बैठा कोई उच्च विधिक अधिकारी इस संपूर्ण युवा दस्ते को सदा के लिए शांत न कर देना चाहता हो। ये भयानक कूटनीतिक संदेह यक्षित के अंतर्मन में कौंधा, परंतु इस संकट के समय वह अपने इन विचारों को सार्वजनिक करके दस्ते का मनोबल नहीं तोड़ना चाहता था। इस समय उसका एकमात्र ध्येय अपने इस समूह को सुरक्षित रूप से दुर्ग की प्राचीर के भीतर वापस ले जाना था। यक्षित की उस भयानक गर्जना को सुनते ही सभी शिष्यों और सैनिकों ने भूमि पर बिखरे उन मूल्यवान शक्ति स्रोतों का लोभ तत्काल त्याग दिया और अत्यंत तीव्रता से वापस लौटने के मार्ग पर दौड़ पड़े। पाषाण भूमि का कंपन और रक्त रंजित पंजा। परंतु जैसे ही संपूर्ण जनसमूह ने पीछे की ओर रुख किया, अचानक संपूर्ण वन की पाषाण भूमि में एक अत्यंत भयानक और विस्मयकारी कंपन उत्पन्न हुआ। धूम धूम धूम। यह कोई साधारण स्पंदन नहीं था। ये भारी ध्वनि केवल किसी ऐसे विशालकाय महादानव के पग रखने पर ही उत्पन्न हो सकती थी जिसका भार साक्षात पर्वतों के समतुल्य हो। वह ध्वनि प्रत्येक पल के साथ और अधिक तीक्ष्ण व निकट होती जा रही थी और भूमि का वह कंपन इतना तीव्र हो चुका था कि सैनिकों के पैर उखड़ने लगे थे। ये स्पष्ट साक्ष्य था कि वह प्रलयनकारी सत्ता अत्यंत तीव्र गति से उन्हीं की दिशा में बढ़ रही थी। इस साक्षात्काल की आहट से प्रत्येक सैनिक का हृदय बैठने लगा। यक्षित के मुख से केवल यही शब्द निकले, आशंका सत्य सिद्ध हुई। स्वयं कीटों की परम रानी हमारा मार्ग अवरुद्ध करने आ चुकी है। परंतु जीवन की अंतिम इच्छा अभी भी उनके भीतर सुलग रही थी। यद्यपि वे जानते थे कि इस प्रलयनकारी सत्ता के सम्मुख उनका बचना लगभग असंभव था, फिर भी प्रत्येक प्राणी अपनी संपूर्ण शारीरिक ऊर्जा को निचोड़कर उस अंधकार में वन से बाहर भागने का प्रयास कर रहा था। नील ने अपनी गति को अत्यंत संतुलित बनाए रखा था। उसके ठीक पीछे मानस, अग्निहोत्री और सप्तसिंधु आश्रम के अन्य 3 शिष्य भी तीव्र गति से दौड़ रहे थे, परंतु उनके अंतर्मन में भी इस अप्रत्याशित संकट के प्रति गहरी चिंताएं व्याप्त थीं। रक्षक किले के बाहरी इतिहास में किसी गश्ती दल का कीटों की रानी से सीधे सम्मुख होने की विधिक संभावना न के बराबर होती थी। यदि कभी वह रानी अपने सुरक्षित घोंसले से बाहर कदम रखती भी थी तो दुर्ग के उच्च श्रेणी के महावीर सैनिक और उपसेनापति तुरंत अपनी सेना के साथ आकर उसे मार गिराते थे, परंतु आज यह संपूर्ण सुरक्षा तंत्र विफल हो चुका था और वे काल के सम्मुख अकेले खड़े थे। वे अभी उस घने वन के मध्य भाग को पार ही कर रहे थे कि तभी अचानक आकाश से एक विशाल
रक्त के समान लाल रंग का भयानक पंजा जायंट रेड क्लॉ बिजली की गति से उनके सम्मुख अवतरित हुआ। उस प्रलयनकारी लाल पंजे के एक ही आघात ने मार्ग में आने वाले कई प्राचीन और विशाल वृक्षों को तिनके की भांति विखंडित कर दिया और साथ ही उस दस्ते के अग्रभाग में चल रहे दर्जनों अभागे सैनिक सीधे उस प्रहार की चपेट में आ गए। बचाओ! उन दर्जनों कुशल सैनिकों के शरीर उस धारदार पंजे के स्पर्श मात्र से 2 खंडों में पूरी तरह विच्छेदित हो गए। जैसे ही उनके निष्प्राण शरीर उस धूल भरी भूमि पर गिरे, झाड़ियों के पीछे घात लगाए बैठे साधारण कीटों ने साक्षात भूखे भेड़ियों की भांति उन पर धावा बोल दिया और क्षण भर में उन्हें निगल गए। नील और अधिनायक यक्षित ने तत्क्षण अपने बढ़ते कदमों को रोक लिया। उनके सम्मुख, जो लगभग 2 से 3 गज चौड़ा एकमात्र निकास मार्ग था, उसे एक विशालकाय और प्रलयनकारी कीटों की रानी ने पूरी तरह से अवरुद्ध कर रखा था। उसका संपूर्ण शरीर साक्षात खौलते हुए रक्त के समान लाल था और उसके 2 विशालकाय अग्रपंजे वायु में किसी भयानक अस्त्र की भांति लहरा रहे थे। वह अपने उन दोनों पंजों को आपस में रगड़कर एक अत्यंत तीखी और कान फाड़ने वाली ध्वनि उत्पन्न कर रही थी, और उसकी आंखों का वह विशालकाय जोड़ा साक्षात यमदूत की भांति सीधे उन्हीं लोगों पर टिका हुआ था। इस साक्षात प्रलयनकारी जीव को अपने सम्मुख खड़ा देखकर नील के अंतर्मन में भी पहली बार एक तीव्र घबराहट और सिहरन का संचार हुआ। उसके जागृत मस्तिष्क में इस समय केवल एक ही कूटनीतिक विचार शेष बचा था, इस स्थान से किसी भी मूल्य पर जीवित बाहर निकलना होगा। परंतु अधिनायक यक्षित ने इस विकट परिस्थिति में भी अपने शौर्य का परित्याग नहीं किया था। उसने तुरंत अपनी तलवार हवा में लहराए और जीवित बचे हुए साथियों को अंतिम विधिक आदेश दिया, योद्धाओं, हमें किसी भी मूल्य पर अपने प्राणों की अंतिम आहुति देकर भी इस रक्षक किले की सीमा तक पहुंचना ही होगा। मुख्य मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध है, अतः मार्ग के दोनों किनारों की सघन झाड़ियों को चीरते हुए भागो। यक्षित की वाणी अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुई थी कि तभी उस कीटों की रानी का वह विशालकाय पाषाण रूपी शरीर पुनः एक बार अत्यंत तीव्र गति से घूमा। यद्यपि उसका आकार किसी लघु पर्वत के समान विशाल था, परंतु नागराज की कृपा से उसकी शारीरिक गति किसी सामान्य अर्ध महावीर योद्धा से भी कई गुना तीव्र थी। उसने पलक झपकते ही दोनों किनारों के वैकल्पिक मार्गों को भी अपने भारी शरीर से पूरी तरह सील बंद कर दिया, और एक बार फिर वे 2 विशाल लाल पंजे साक्षात काल का चक्र बनकर हवा को चीरते हुए सैनिकों की ओर बढ़े। उस आते हुए विशाल पंजे की भयानक गति को भांपकर नील ने इन महत्वपूर्ण क्षण में अपनी विधा का उपयोग किया और हवा में एक ऊंची छलांग लगाकर स्वयं को उस पंजे की घातक पकड़ से दूर सुरक्षित दूरी पर स्थापित कर लिया। परंतु दस्ते के अन्य साथी नील के समान भाग्यशाली और फुर्तीले सिद्ध नहीं हुए। उस प्रचंड प्रहार की चपेट में आकर 7-8 अन्य प्रतापी सैनिक तत्क्षण 2 हिस्सों में कटकर भूमि पर बिखर गए। आश्रम का शिष्य यामिर भी उसी पीछे भागती हुई व्याकुल भीड़ के मध्य खड़ा था, परंतु वह लाल पंजा इतनी कूटनीतिक और अप्रत्याशित गति से उसकी ओर बढ़ा था कि उसके पास पीछे हटने या हवा में उछलने का तनिक भी समय शेष नहीं बचा था। यामिर के मुखमंडल पर इस अंतिम क्षण में एक अत्यंत हताश परंतु एक सच्चे योद्धा जैसी दृढ़ अभिव्यक्ति उभर आई। अपने जीवन के इस अंतिम क्षण में उसने हार मानने के स्थान पर अपने अंतर्मन की संपूर्ण कुंडलिनी शक्ति को एक साथ संपीड़ित कंप्रेस किया, जिससे उसका संपूर्ण शरीर साक्षात सूर्य के समान सुनहरे प्रकाश गोल्डन ऑरा से प्रदीप्त हो उठा। बूम! यामिर ने अपनी उस संपूर्ण जीवन ऊर्जा और आत्मिक विधा को अपने दाहिने हाथ में प्रवाहित करते हुए उस आते हुए विशाल पंजे पर एक प्रचंड प्रहार दागा। परंतु सत्य अत्यंत कड़वा और भयानक था। उसकी वह संपूर्ण अर्ध महावीर स्तर की पराकाष्ठा भी उस प्रलयनकारी कीटों की रानी के भौतिक बल को केवल एक सूक्ष्म पल के 1000वें हिस्से के लिए ही रोकने में सक्षम हो सकी। अगले ही पल उस विशालकाय धारदार पंजे ने बिना किसी अवरोध के अत्यंत बेरहमी से यामिर के उस प्रदीप्त सुनहरे शरीर को 2 विखंडित हिस्सों में बीच से काट दिया। आगे क्या होगा? क्या यह अभियान वास्तव में सैन्य कमान के भीतर बैठे किसी उच्च अधिकारी का एक सोचा समझा षड्यंत्र था, जो इस युवा समूह को सदा के लिए समाप्त करना चाहता था? यामिर की इस अत्यंत दर्दनाक और आकस्मिक मृत्यु के पश्चात क्या नील और मानस अग्निहोत्री मिलकर इस प्रलयनकारी कीटों की रानी के विरुद्ध कोई कूटनीतिक रणनीति बना पाएंगे? क्या नील अपने खंडित फ्लाइंग डैगर और 4 सर्पशल्कों की सुसुप्त शक्ति के बल पर इस निश्चित मृत्यु के मुख से सुरक्षित बाहर निकल पाएगा, या फिर इस परद्रोही वन के भीतर ही शांत हो जाएगा उसका शौर्य? इन सभी रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्यों और नील के जीवन के इस सबसे भीषण संग्राम को जानने के लिए पढ़ते रहिए आगामी अध्याय 73 हलक में जान, अंतिम बलिदान और कूटनीतिक मोड़। जब नील, मानस अग्निहोत्री और जगदीप ने यामिर की उस अत्यंत हृदय विदारक मृत्यु को अपनी आंखों के सम्मुख घटित होते देखा तो उनके मुखमंडल पर गहरी पीड़ा और लाचारी की एक लहर दौड़ गई। यद्यपि रणभूमि की इस यात्रा में उन्होंने जानबूझकर कोई संगठित दल नहीं बनाया था, बल्कि वे केवल कीटों के विरुद्ध इस सैन्य अभियान में शाही दस्ते के पीछे पीछे चले आ रहे थे, परंतु इन कुछ घंटों के साहचर्य और जीवन मरण के संघर्ष ने उनके मध्य एक गहरे और अनकहे विधिक सौहार्द दोस्ती को जन्म दे दिया था। किंतु नियति का खेल देखिए, कुछ ही प्रहर बीते थे कि उनके मध्य का एक प्रतापी योद्धा साक्षात काल का ग्रास बन चुका था।
इस विकट बेला में स्वाभाविक रूप से उनके हृदय शोक की अग्नि में जल रहे थे और साथ ही उनके अंतर्मन में केवल एक ही यक्ष प्रश्न गूंज रहा था, क्या आज इस अभिशप्त वन के भीतर उपस्थित प्रत्येक प्राणी की जीवनलीला समाप्त होने वाली है। परंतु तभी अधिनायक यक्षित ने एक अभूतपूर्व कूटनीतिक निर्णय लिया। वह अचानक पूरी शक्ति से चिल्लाया और तीव्र गति से दौड़ते हुए अपनी धनुष की प्रत्यंचा को खींचकर उस कीटों की रानी की विशाल आंख को लक्षित करते हुए एक तीक्ष्ण तीर छोड़ दिया। परंतु वह आध्यात्मिक तीर अभी अपने मार्ग के मध्य तक ही पहुंचा था कि चालाक रानी ने हवा में ही अपने दूसरे लाल पंजे को लहराकर उसे अत्यंत सहजता से बीच में ही दबोच लिया। यद्यपि उस साधारण तीर से कीटों की परम रानी के वज्र समान शरीर को तनिक भी क्षति नहीं पहुंची, परंतु वह प्रहार उसके साम्राज्य अहंकार को चोट पहुंचाने और उसे उद्वेलित गुस्सा करने में पूर्णतः सफल रहा। अपनी आंख के सम्मुख हुए इस दुस्साहस से रानी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह अपनी दिशा बदलकर अत्यंत भयानक गति से यक्षित की ओर बढ़ने लगी। मैं इस प्रलयंकारी आपदा को अपने पीछे दूसरी दिशा में खींच कर ले जा रहा हूं। जब तक इसकी दृष्टि मुझ पर टिकी है, तुम सब बिना एक क्षण गंवाए इस वन से बाहर भाग जाओ। यक्षित ने संपूर्ण शक्ति से चिल्लाते हुए दस्ते को विधिक आदेश दिया। ये स्पष्ट था कि उसने अपने अधीनस्थ सैनिकों और इन युवा शिष्यों की रक्षा के लिए अपने स्वयं के प्राणों की आहुति देने का विधिक जुआ खेल दिया था। यक्षित को अपने पंजों में भींचने के लिए रानी जैसे ही उसकी ओर वेग से दौड़ी, उसके विशाल शरीर द्वारा रोका गया वह मुख्य मार्ग तात्कालिक रूप से रिक्त हो गया। इस प्रकार काल के उस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का एक अत्यंत दुर्लभ और सुनहरा अवसर शेष बचे लोगों के हाथ लग गया। परंतु परिस्थितियां अभी भी अत्यंत भयावह और नियंत्रण से बाहर थीं। मुख्य मार्ग भले ही रिक्त था, किंतु प्रांगण में अभी भी हजारों काले कीट और सैकड़ों खूंखार कीड़े सरदार साक्षात यमदूत की सेना की भांति अचल खड़े थे और उन्होंने पलक झपकते ही शेष बचे मनुष्यों को चारों ओर से घेर लिया। इस परम संकट के समय शाही दस्ते के अनुभवी सैनिकों ने अपनी विधिक युद्ध नीति का परिचय देते हुए निर्णायक रूप से प्राचीन बांस की गुप्त गांठों केमिकल बैम्बू नोड्स को प्रज्वलित कर दिया। देखते ही देखते उस पाषाण मार्ग पर एक अत्यंत सघन और तीक्ष्ण गंध वाला रासायनिक धुआं चारों ओर फैल गया। चाहे उच्च श्रेणी के कीड़े सरदार हो या विवेकहीन साधारण कीट, इन सभी जीवों की घ्राण शक्ति इस विशिष्ट धुएं के प्रभाव को सहन नहीं कर पाती थी और वे इससे घोर घृणा करते थे। परिणामतः उस सघन धुएं के फैलते ही उन्होंने व्याकुल होकर अपने कदम पीछे खींच लिए, जिससे अंततः सम्मुख दिशा का एक मार्ग खुल गया। विलंब मत करो अनुज नील, तुरंत आगे बढ़ो। जगदीप उस मार्ग से सुरक्षित निकलने के लिए पूरी तरह तत्पर था, परंतु जब उसकी दृष्टि नील पर पड़ी तो उसने देखा कि नील अपनी ही जगह पर पाषाण की भांति अचल और स्तब्ध खड़ा था। नील, यदि हमने इस विधिक क्षण का लाभ नहीं उठाया और यहाँ से पलायन नहीं किया तो हम सब इसी धूल में सदा के लिए सो जाएंगे। मानस अग्निहोत्री के मुखमंडल पर भी पहली बार एक अत्यंत गंभीर और कौतूहलपूर्ण भाव उभर आए। नील ने एक सूक्ष्म पल के लिए अंतर्मन में विचार किया और अगले ही क्षण उसकी आंखों में एक अत्यंत दृढ़ और अपरिवर्तनीय संकल्प की चमक दिखाई दी। उसने उन दोनों की ओर देखते हुए अत्यंत शांत परंतु अटल स्वर में कहा, मानस भ्राता, जगदीप भ्राता, आप दोनों बिना मेरी चिंता किए इस सुरक्षित मार्ग से दुर्ग की ओर प्रस्थान करें। मैं अधिनायक यक्षित को इस प्रकार काल के मुख में अकेले छोड़कर नहीं जा सकता, मैं उनकी सहायता के लिए जा रहा हूं। नील ने केवल इतना ही कहा और अपनी देह को मोड़कर अत्यंत तीव्र वेग से यक्षित की दिशा की ओर दौड़ पड़ा। यह क्या पागलपन है नील, तुम साक्षात यमराज के मुख में कूद रहे हो, वापस आओ। जगदीप ने अपनी पूरी शक्ति से चिल्लाकर नील को इस आत्मघाती कदम से रोकने का अंतिम प्रयास किया। महावीर योद्धा मानस अग्निहोत्री की पलकें क्षण भर के लिए झपकी, परंतु उसने नील को रोकने के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। वह सांसारिक मनुष्यों के चरित्र का बहुत गहराई से पर्यवेक्षण ऑब्जर्वेशन करने के लिए जाना जाता था। यद्यपि नील से उसके संबंध को स्थापित हुए मात्र 2 दिवस ही बीते थे, परंतु वह नील के भीतर छिपे उस अदम्य साहसी और निष्ठावान चरित्र को भली भांति पहचान चुका था। अतः वह जानता था कि इस समय इस संकल्पित बालक को कोई भी विधिक तर्क रोक नहीं पाएगा। असाधारण शौर्य और रक्षक का पराक्रम। उधर वन के भीतर यक्षित अपनी संपूर्ण शारीरिक क्षमता का उपयोग करके कूटनीतिक रूप से भाग रहा था, परंतु कीटों की वह परम रानी अपने प्रत्येक कदम में कई गज की दूरी तय कर रही थी, अतः उसकी शारीरिक गति यक्षित की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ और विनाशकारी थी। परंतु चूंकि वे दोनों सीधे मार्ग पर न चलकर वन के टेढ़े मेढ़े वृक्षों के मध्य गतिमान थे, जबकि नील एक कूटनीतिक सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन पर चलते हुए अत्यंत तीव्र वेग से उनका पीछा कर रहा था, परिणामतः कुछ ही पलों के भीतर वह उस भागती हुई रानी से मात्र आधा कोस लगभग 1 मील की दूरी पर पहुंच गया। नील के दौड़ने की गति इतनी प्रचंड थी कि वायु उसके कानों को चीरती हुई साक्षात सीटी की तीखी ध्वनि उत्पन्न कर रही थी। उसने बिना किसी विलंब के अपनी हथेली को घुमाया और अपनी उंगलियों के मध्य उस खंडित फ्लाइंग डैगर को कसकर थाम लिया। इस परम संकट के क्षण में भी नील के अंतर्मन में भय का कोई अंश विद्यमान नहीं था, बल्कि इसके विपरीत उसकी धमनियों में बहने वाला रक्त एक विस्मयकारी उत्साह से हिलोरे ले रहा था। दूरी घटकर मात्र आधा मील रह गई।
जैसे जैसे उनके मध्य का अंतराल समाप्त हो रहा था, उस विशालकाय रानी के लाल शरीर की विखंडित संरचना नील की आंखों के सम्मुख स्पष्ट होने लगी थी। 200 गज, 100 गज, परंतु इससे पहले कि नील उस प्रलयनकारी रानी के समीप पहुंच पाता, रानी अपनी प्रचंड गति के कारण अधिनायक यक्षित के बिल्कुल पीछे पहुंच चुकी थी और उसने साम्राज्य के उस सैनिक को कुचलने के लिए अपने विशालकाय लाल पंजे को आकाश की ओर उठा दिया था। यक्षित, जिसने पीछे मुड़कर उस साक्षात यमराज रूपी पंजे को अपने मस्तक पर मंडराते देखा, वह भली भांति जान चुका था कि अब इस भौतिक संसार में उसके बचने का कोई मार्ग शेष नहीं था। परंतु साम्राज्य के एक विधिक और सम्मानित रक्षक होने के नाते, भले ही वह मृत्यु की अंतिम कगार पर खड़ा था, उसने आत्मसमर्पण करना उचित नहीं समझा। उसकी आंखों में पराजय की कोई निराशा नहीं थी, बल्कि उनके भीतर एक सच्चे सैनिक का अंतहीन शौर्य और पराक्रम प्रदीप्त हो रहा था। वह एक भयानक गर्जना के साथ चिल्लाया और उसकी शारीरिक मांसपेशियां अपनी संपूर्ण अवशिष्ट आध्यात्मिक ऊर्जा को समेटकर रानी के उस वज्र समान पंजे से टकराने के लिए तैयार हो गई। ठीक उसी महत्वपूर्ण क्षण में नील ने अपनी संपूर्ण शारीरिक चेतना को अपने दोनों पैरों पर केंद्रित किया और भूमि को अपनी एड़ियों से दबाते हुए आकाश की ओर एक अत्यंत ऊंची छलांग लगा दी। उसी वायु मार्ग के मध्य उस छलांग के वेग का उपयोग करते हुए उसने अपनी हथेली में संचित उस खंडित फ्लाइंग डैगर को अपनी संपूर्ण मानसिक शक्ति स्पिरिचुअल विल के साथ कीटों की रानी की ओर प्रक्षेपित कर दिया। सामान्यतः रानी का शरीर किसी लघु पर्वत के समान विशाल था, जबकि वह खंडित फ्लाइंग डैगर आकार में मानव हथेली से तनिक ही लंबा था। यदि वह अस्त्र रानी के उस विशालकाय मांसल शरीर के किसी साधारण हिस्से में प्रविष्ट हो भी जाता तो उसे कोई विशेष क्षति नहीं पहुंचती। अतः नील का वास्तविक कूटनीतिक लक्ष्य रानी का शरीर नहीं, बल्कि उसका वह उठता हुआ दाहिना पंजा था। इससे पहले कि उस परम रानी का वह धारदार लाल पंजा यक्षित के शीश को स्पर्श भी कर पाता, वह प्रदीप फ्लाइंग डैगर साक्षात बिजली की भांति ठीक उसी संधि स्थल पर जा टकराया। यद्यपि कीटों की रानी का बाहरी कवच किसी दिव्य धातु के समान कठोर माना जाता था, परंतु नागराज की ऊर्जा से प्रदीप्त वह खंडित फ्लाइंग डैगर उसके मांस और हड्डियों को किसी साधारण पनीर के टुकड़े की भांति सुगमता से काटता हुआ पार निकल गया। शूश, रानी का वह विशालकाय दाहिना पंजा एक ही झटके में उसकी देह से विच्छेदित होकर भारी ध्वनि के साथ धूल में गिर पड़ा। उधर यक्षित, जो अपनी आंखें मूंदे उस घातक प्रहार की प्रतीक्षा कर रहा था, वह अभी भी अपनी जगह पर अचल खड़ा था। उसे क्षण भर के लिए समझ ही नहीं आया कि वास्तव में उसके सम्मुख क्या घटित हो चुका था। अपने उस मुख्य अंग के इस प्रकार आकस्मिक विखंडन से कीटों की परम रानी के अंतर्मन से असहनीय वेदना की एक ऐसी गगनभेदी चीख निकली जिसने संपूर्ण वन को हिलाकर रख दिया। उस तीक्ष्ण चीख की तरंगें इतनी भयानक थीं कि नील और यक्षित के कान के पर्दे दर्द से फटने लगे। अगले ही पल उस रानी की विशालकाय आंखें क्रोध और प्रतिशोध की अग्नि में घूम गईं और उसने अपने ठीक समीप हवा से उतरते हुए उस मानव बालक नील को देख लिया। उसने बिना एक क्षण की देरी किए अपने शेष बचे बाएं पंजे को एक भयानक कोण पर घुमाया और उसे नील की ओर बढ़ा दिया। नील मानसिक रूप से इस प्रतिघात के लिए पहले से ही पूर्णतः सचेत था। उसने अपनी अलौकिक शारीरिक फुर्ती रिफ्लेक्सेस का प्रदर्शन करते हुए हवा में ही अपनी देह को संकुचित किया और उस प्राणघातक हमले को चकमा देते हुए विपरीत दिशा में भूमि पर लैंड किया। कीटों की रानी का वह भारी पंजा नील को छू तो नहीं सका, परंतु उसके प्रचंड वेग ने पाषाण भूमि पर कई मीटर लंबी और गहरी दरार उत्पन्न कर दी। रानी ने अत्यंत व्याकुलता से अपना पंजा पीछे खींचा, वह अभी भी उस असहनीय पीड़ा से तड़प रही थी, परंतु अब उसके अंतर्मन की संपूर्ण विनाशी नफरत यक्षित से हटकर पूरी तरह नील पर केंद्रित हो चुकी थी। वह अपने भारी शरीर को घुमाकर पागलों की भांति केवल नील की ओर भागी और उसने समीप खड़े अधिनायक यक्षित को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। यक्षित, जो साक्षात मृत्यु के मुख से जीवन की विधिक सीमाओं में वापस लौटा था, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि यह नवयुवक नील इन वक्त पर अपनी जान हथेली पर रखकर आएगा और साक्षात कीटों की रानी को इस प्रकार अपन करके उसके प्राणों की रक्षा कर लेगा। उसने अत्यंत विस्मय से उस दूर भागती हुई रानी और नील की पीठ को देखा। घाटी का संकट और गुफा का रहस्य। नील अब उस घने वन के अंतहीन वृक्षों के मध्य अत्यंत तीव्र गति से आगे भाग रहा था और उसके दोनों ओर के दृश्य साक्षात परछाइयों की भांति पीछे छूटते जा रहे थे। उसने किसी बने बनाए विधिक मार्ग का चयन नहीं किया था, क्योंकि इस आपातकाल में उसके पास ये सोचने का समय ही नहीं था कि यह अनजाना मार्ग उसे किस गंतव्य की ओर ले जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रतिशोध में अंधी हुई वह रानी साक्षात साई की तरह उसके पीछे लगी हुई थी। यद्यपि वह अकेले ही नील का पीछा कर रही थी, परंतु उसके विशाल डैनों और पैरों की गति के सम्मुख बचना लगभग असंभव प्रतीत हो रहा था। बूम! एक भयानक लाल परछाई ठीक उस पाषाण खंड से गुजरी जहां एक सूक्ष्म पल पूर्व नील के कदम टिके थे। उस प्रहार के प्रभाव से भूमि पर 10 मीटर से भी अधिक लंबी एक गहरी खाई निर्मित हो गई। स्पष्ट रूप से कीटों की रानी की शारीरिक गति नील की अधिकतम सीमा से भी कहीं अधिक तीव्र थी और नील किसी भी पल उसके पंजों की जद में आ सकता था। इस प्रलयनकारी और मायावी आपदा से स्वयं की रक्षा करने का अब क्या मार्ग शेष है? नील का अंतर्मन धीरे धीरे चिंता के सागर में डूबने लगा।
इतने शक्तिशाली और उच्च श्रेणी के प्रतिद्वंद्वी के सम्मुख युद्ध डायरेक्ट कॉम्बैट की कोई विधिक संभावना शेष नहीं थी। बूम! एक बार फिर वही खूनी लाल छाया वायु को चीरती हुई आई, परंतु नील ने एन वक्त पर अपनी देह को हवा में उछाला और उस प्रहार से स्वयं को बचाते हुए पुनः आगे की ओर दौड़ पड़ा। सम्मुख सघन झाड़ियों और प्राचीन लताओं को चीरते हुए नील जैसे ही वन के अंतिम छोर पर पहुंचा, अचानक उसके पैरों के सम्मुख एक अत्यंत विशाल और गहरी घाटी गौज प्रकट हुई। उस खाई की चौड़ाई लगभग 10 गज 30 फीट के समतुल्य थी और वह आड़े तिरछे तीक्ष्ण पाषाण रास्तों से होते हुए सुदूर नीचे अंधकार में जा रही थी। उस घाटी के कगार पर पहुंचते ही नील ने अपने दांत भींचे और अपने अंतर्मन की संपूर्ण अवशिष्ट ऊर्जा को अपने पैरों की मांसपेशियों में केंद्रित किया। उसने अपनी देह को एक धनुष की भांति सिकोड़ा और उस अगाध खाई को पार करने के लिए सामने की ओर एक आत्मघाती छलांग लगा दी। उस प्रचंड वेग ने उसके शरीर को सीधे घाटी के दूसरे छोर की ओर हवा में उछाल दिया, परंतु जब वह वायु मार्ग के मध्य था तभी उसकी दृष्टि पीछे पड़ी और उसका रक्त जम गया। उसने देखा कि वह भारी भरकम कीटों की रानी भी अपनी पूरी शक्ति से हवा में उछल चुकी थी और उसने अपने विशालकाय लाल पंखों को पूरी तरह फैलाकर आकाश की ओर उड़ान भर ली थी। हे परमेश्वर, क्या ये भारी दानव उड़ने की क्षमता भी रखता है? नील का हृदय इस दृश्य को देखकर बैठ गया। वास्तविकता ये थी कि अपने अत्यधिक भारी शारीरिक गठन और मांसल भार के कारण ये रानी वास्तव में लंबी दूरी तक उड़ने में पूरी तरह असमर्थ थी। उसके पंख उसके इस विशालकाय शरीर का भार अधिक देर तक वहन नहीं कर सकते थे, परंतु अपने उस शक्तिशाली उछाल, जंप और पंखों के तात्कालिक घर्षण के बल पर वह कुछ अमूल्य क्षणों के लिए हवा में स्वयं को स्थिर रखने में सक्षम थी, और नील को समाप्त करने के लिए उसे केवल इसी एक पल की आवश्यकता थी। उसने हवा में ही अपने उस शेष बचे लाल पंजे को नील की छाती की ओर बढ़ा दिया। इस समय नील का दिल साक्षात उसके हलक में आ चुका था। चूंकि वह स्वयं हवा के मध्य तैर रहा था, अतः उसके पास अपनी दिशा बदलने या इस प्रहार को चकमा देने का कोई भौतिक आधार शेष नहीं था। वह केवल उस साक्षात्कार रूपी विशाल पंजे को अपनी ओर आते हुए देखने के लिए विवश था। इस परम आपातकालीन परिस्थिति में नील के भीतर नागराज के रक्त से प्रेरित जीवित रहने की तीव्र और आदिम इच्छा जागृत हो उठी। मैं इस अभिशप्त घाटी में इस प्रकार पराजित होकर अपने प्राण नहीं त्याग सकता। नील की आंखें क्रोध और संकल्प से लाल हो उठीं। उस परम हताशा के क्षण में नील ने अपनी उंगलियों की पकड़ को उस खंडित फ्लाइंग डैगर पर और अधिक सुदृढ़ किया और उस आते हुए विशाल पंजे के प्रभाव को रोकने के लिए उस लघु अस्त्र को एक ढाल की भांति सम्मुख अड़ा दिया। डिंग! एक अत्यंत हिंसक, प्रलयनकारी और आदिम शारीरिक शक्ति ने उस लघु फ्लाइंग डैगर पर प्रहार किया। उस दिव्य धातु से निर्मित अस्त्र तो उस आघात से विखंडित नहीं हुआ, परंतु उस प्रहार के माध्यम से वह संपूर्ण विनाशकारी बल नील के सुकुमार भौतिक शरीर पर प्रेषित ट्रांसफर हो गया। उस प्रचंड झटके के कारण नील का शरीर हवा में किसी सूखे पत्ते की भांति कई दर्जन फीट दूर जा गिरा और उसके कंठ को चीरते हुए गहरे रक्त की एक भारी उल्टी बाहर निकल आई। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसका संपूर्ण आंतरिक कंकाल हिल चुका है और उसके भीतर के कोमल अंग विखंडित हो चुके हैं। सौभाग्य से नील के शरीर की आंतरिक संरचना अत्यंत विशिष्ट और अलौकिक थी। यदि इतना भीषण और क्रूर प्रहार साम्राज्य के किसी सामान्य साधक, अनाहत चक्र के ज्ञाता या किसी प्रतापी महावीर योद्धा पर भी हुआ होता तो उसके प्राण पखेरु तत्क्षण उड़ चुके होते। वह विनाशकारी बाह्य बल नील के शरीर के भीतर प्रविष्ट होते ही उसकी विशिष्ट विधा के कारण एक अत्यधिक गर्म आध्यात्मिक धारा हॉट एनर्जी स्ट्रीम में परिवर्तित होने लगा और उसकी धमनियों में निरंतर प्रवाहित होते हुए उसके आंतरिक घावों को भरने और उसकी देह को और अधिक शुद्ध करने में जुट गया। तथापि उस प्रारंभिक आघात का प्रभाव इतना क्रूर था कि उसने नील को आंतरिक रूप से गंभीर रूप से घायल कर दिया था। किंतु कूटनीतिक दृष्टि से इसी प्रचंड प्रहार के वेग का एक लाभ यह मिला कि नील का शरीर हवा में तैरता हुआ उस गहरी घाटी की विदिक सीमा को पार कर गया और दूसरे छोर की सुरक्षित भूमि पर जा गिरा। बूम! तभी सम्मुख भूमि पर एक और भारी स्पंदन हुआ। वह कीटों की रानी भी अपनी उस तात्कालिक उड़ान के अंत के साथ घाटी को पार कर चुकी थी। वह अत्यंत क्रूरता से जमीन पर उतरी और बिना एक क्षण गंवाए पुनः नील के रक्त की प्यासी होकर उसकी ओर दौड़ पड़ी। नील को इस समय ऐसा आभास हो रहा था मानो उसकी देह का प्रत्येक रोम विखंडित हो चुका है और उसके संपूर्ण शरीर में असहनीय पीड़ा का तांडव चल रहा था। उसका अंतर्मन अब एक इंच भी हिलने के पक्ष में नहीं था, परंतु जब उसकी धुंधली होती दृष्टि ने उस प्रलयनकारी रानी को अपनी ओर काल की भांति बढ़ते देखा तो उसने पुनः एक बार गहरे रक्त की उल्टी करते हुए अपने जर्जर शरीर को उठने के लिए विवश किया। अत्यंत विधिक श्रम और इच्छाशक्ति के बल पर वह खड़ा हुआ और सम्मुख दिशा की ओर दौड़ पड़ा। इस प्रकार लहूलुहान अवस्था में नील कई 100 गज की दूरी तक भागता चला गया और तभी अचानक घने वृक्षों की ओट में उसे एक अत्यंत विशाल और अंधकार में प्राचीन गुफा मिस्टिक केव का मुखद्वार दिखाई दिया। उसने अत्यंत व्याकुलता से अपनी आंखें घुमाईं और उस अंतहीन फैले हुए जंगल की ओर देखा, परंतु उस खुले भूभाग में उसे इस प्रलयनकारी रानी की दिव्य दृष्टि से छिपने के लिए कोई अन्य विधिक स्थान दिखाई नहीं दिया। अतः बिना किसी दीर्घ सोच विचार के नील ने अपने जीवन का अंतिम दांव खेलते हुए उस अंधकार में गुफा के भीतर प्रवेश कर लिया।
सामान्यतः साम्राज्य के सैन्य ग्रंथों के अनुसार ऐसी अज्ञात और सुदूर गुफाएं बाहरी खुले जंगलों की तुलना में मानवों के लिए कहीं अधिक संकटापन्न और भयानक मानी जाती हैं। विशेष रूप से इन प्राचीन और अछूते वन क्षेत्रों की जंगली गुफाओं के भीतर न जाने कौन से प्रागैतिहासिक और शक्तिशाली जीव अपनी सुसुप्त चेतना को विकसित कर रहे होते हैं, इसका कोई विधिक अनुमान नहीं लगा सकता। परंतु सत्य ये था कि नील के पास इस समय किसी अन्य विकल्प का चयन करने की विधिक स्वतंत्रता ही शेष नहीं थी, अतः उसे इसी अंधकार में मार्ग पर आगे बढ़ना था। जैसे ही नील के कदमों ने उस गुफा के भीतर प्रवेश किया, पीछे आ रही उस कीटों की रानी के भीतर भी किसी संकोच का अंश नहीं था। प्रतिशोध और नफरत में अंधी हो चुकी वह रानी नील को किसी भी मूल्य पर जीवित नहीं छोड़ना चाहती थी, अतः उसने भी अपने भारी शरीर को सिकोड़ा और गुफा के प्रवेश द्वार के भीतर दाखिल हो गई। वह प्राचीन गुफा आंतरिक रूप से अत्यंत चौड़ी और विशाल थी, यहाँ तक कि उस कीटों की रानी का वह लघु पर्वत समान शरीर भी बिना किसी विशेष अवरोध के अत्यंत सुगमता से भीतर मार्ग बनाता चला गया। परंतु सौभाग्यवश गुफा का आंतरिक विन्यास अत्यंत टेढ़ा मेढ़ा और आड़े तिरछे पाषाण खंडों से निर्मित था। इस कारण अत्यधिक तीव्र शारीरिक गति होने के पश्चात भी वह विशालकाय रानी उन तीखे मोड़ों पर नील की तुलना में काफी धीमी पड़ रही थी। परिणामतः उन दोनों के मध्य का जो फासला था उसमें अधिक कमी नहीं आ पा रही थी और नील को निरंतर आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा था। जैसे जैसे नील उस अनंत अंधकार में गुफा के गर्भ में गहराई तक धंसता चला गया, अचानक वायु के प्रवाह के साथ उसकी नासिका में गंधक सल्फर की एक अत्यंत तीक्ष्ण और भारी गंध आने लगी। उस गंध की तीव्रता इतनी अधिक थी कि नील का जागृत मस्तिष्क के सोचने पर विवश हो गया कि आखिर इस प्राचीन गुफा के अंतिम छोर पर ऐसी कौन सी अलौकिक या विनाशकारी सत्ता विद्यमान है। आगे क्या होगा? आखिर इस रहस्यमयी और अंधकार में गुफा के भीतर किस प्रागैतिहासिक सत्ता या वस्तु का वास है जिसकी गंधक समान तीव्र महक ने नील को चौंका दिया है? क्या गुफा के भीतर छिपा ये रहस्य नील के इस जर्जर शरीर के लिए साक्षात एक नया विधिक वरदान सिद्ध होगा, या फिर वह सीधे किसी और भयानक आपदा के मुख में समा जाएगा? प्रतिशोध में अंधी हो चुकी यह कीटों की रानी जब गुफा के अंतिम छोर पर नील को घेरेगी, तब नील अपनी इस गंभीर चोटों के साथ स्वयं की रक्षा कैसे कर पाएगा? इन सभी रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्यों और नील की इस अद्भुत यात्रा के अगले रोमांचक मोड़ को जानने के लिए पढ़ते रहिए आगामी अध्याय। अध्याय 74। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाए। भूमिगत लावा और पृथ्वी मूल अग्नि का संधान। उस प्राचीन गुफा के भीतर प्रकाश का कोई अंश शेष नहीं था, जिसके कारण नील के लिए सम्मुख मार्ग के तीक्ष्ण पत्थरों और मोड़ों को पहचानना अत्यंत दुष्कर हो रहा था। जहां तक उस अगाध अंधकार में छिपे लघु हिंसक जीवों या विषैले कीड़ों का प्रश्न था, नील के पास उनके विषय में विचार करने का तनिक भी समय शेष नहीं था, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड की सबसे बड़ी विपत्ति साक्षात परछाई बनकर उसके पीछे लगी हुई थी। नरभक्षी कीटों की वह परम साम्राज्य रानी प्रतिशोध की अग्नि में व्याकुल होकर उसके पदचिह्नों का अनुसरण कर रही थी। उसका शारीरिक गठन इतना विशाल और भारी था कि वह मार्ग में आने वाले प्राचीन पाषाण स्तंभों और शिलाखंडों को तिनके की भांति विखंडित करते हुए आगे बढ़ रही थी। नील ने इस लंबी दौड़ के मध्य कई बार गुफा के अंधकार में कोनों और संकीर्ण संधियों में छिपकर उस बला से पीछा छुड़ाने का कूटनीतिक प्रयास किया, परंतु सब व्यर्थ सिद्ध हुआ। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह उसके शरीर से निकलने वाली सहज मानवीय गंध थी या नागराज के शिल्कों की कोई अलौकिक आध्यात्मिक छाप, स्पिरिचुअल मार्क, जिसके कारण वह मायावी रानी अचूक रूप से उसकी सटीक दिशा भांप रही थी। इसी संघर्ष के मध्य नील की नासिका में प्रवेश करने वाली गंधक सल्फर की वह तीक्ष्ण गंध प्रत्येक पल के साथ और अधिक सघन व असहनीय होती जा रही थी। जैसे ही नील के कदमों ने गुफा के एक अत्यंत संकीर्ण मार्ग में प्रवेश किया, अचानक सम्मुख फैली एक प्रचंड गहरे लाल रंग की दिव्य रोशनी से उसकी आंखें चौंधिया गईं। पलक झपकते ही जो विस्मयकारी दृश्य नील की आंखों के सम्मुख उभरा, उसने उसके रक्त को जमा दिया। वास्तव में उस पाषाण गुफा के गर्भ में एक विशाल भूमिगत झील, अंडरग्राउंड लेक विद्यमान थी। परंतु इस अलौकिक झील में जल का कोई अंश नहीं था, बल्कि साक्षात खौलता हुआ दहकता लावा, मोल्टन लावा प्रवाहित हो रहा था। उस तरल लावे के ऊपर से गहरे सिंदूरी रंग की ऐसी विनाशकारी लपटें उठ रही थीं, जो साक्षात सृष्टि के अंत का आभास करा रही थीं। ये दृश्य साम्राज्य के प्राचीन ग्रंथों में वर्णित साक्षात पृथ्वी मूल अग्नि, अर्थ को फायर के समतुल्य था। सैन्य और आध्यात्मिक संहिताओं के अनुसार पृथ्वी मूल अग्नि वह आदिम ज्वाला है जो सीधे भूभाग के सुदूर केंद्र कॉट से प्रस्फुटित होती है। साम्राज्य के प्रतापी अस्त्र निर्माता और लोहार ब्लैकस्मिथ्स इस आदिम ज्वाला से एक ही समय में अगाध प्रेम और घोर घृणा करते हैं। सामान्य साधकों के शरीर के भीतर जागृत होने वाली आध्यात्मिक अग्नि, स्पिरिचुअल फायर, की तुलना में ये पृथ्वी मूल अग्नि कहीं अधिक अनियंत्रित, हिंसक और अस्थिर स्वभाव की होती है। तथापि यदि किसी अत्यंत दुर्लभ, जादुई अथवा श्रेणी विशिष्ट दिव्य अस्त्र को परिष्कृत रिफाइन करना हो, तो इस आदिम ज्वाला का प्रभाव साक्षात चमत्कार उत्पन्न करने वाला माना जाता है। नील को अब यह भली भांति आभास हो चुका था कि पूर्व में उसे जिस गंधक की तीक्ष्ण गंध आ रही थी, वह विधिक रूप से इसी खौलती हुई लावा झील की आदिम लपटों का ही परिणाम थी। बूम बूम, तभी अचानक संपूर्ण पाषाण मार्ग में तीव्र झटके उत्पन्न हुए और नील का शरीर संतुलन खोने लगा।
वह खूंखार कीट रानी अभी भी उसकी गंध का पीछा करते हुए गुफा के इस अंतिम छोर तक पहुंच चुकी थी। यह मायावी चुड़ैल तनिक भी शिथिल नहीं पड़ रही है, साई की तरह अंत तक चली आई। नील के मुखमंडल के भाव कूटनीतिक रूप से परिवर्तित हुए और उसकी पैनी दृष्टि ने उस खौलती लावा झील के ठीक किनारे से गुजरते हुए एक अत्यंत संकीर्ण पाषाण मार्ग को ढूंढ निकाला। उसने बिना एक क्षण का विलंब किए अपनी देह को मोड़ा और उस खौलते लावे के तट पर पहुंच गया। उस लावा झील के तट पर स्थित शिलाखंड सदियों से इस पृथ्वी मूल अग्नि के निरंतर संपर्क में रहने के कारण पूरी तरह जलकर तप्त लाल पाषाण में परिवर्तित हो चुके थे। जैसे ही नील के पैर उन पत्थरों पर पड़े, उसे अपने तलवों में तीव्र गर्माहट और त्वचा के झुलसने का आभास हुआ। साथ ही तरल लावे के घर्षण से हवा में उठने वाली भीषण गर्म तरंगें, हीट वेव्स, थपेड़ों की भांति उसके मुख पर प्रहार कर रही थीं। परंतु इस जीवन मरण के विधिक संकट में नील का ध्यान इन गौण बातों पर नहीं जा सकता था। इस आपातकाल में किसी भी मूल्य पर स्वयं के प्राणों की रक्षा करना ही उसका एकमात्र सर्वोच्च ध्येय था। बूम! तभी अचानक उस तरल लावा झील के मध्य भाग में एक भयंकर आंतरिक विस्फोट हुआ और उस आघात के साथ पृथ्वी मूल अग्नि का प्रलयनकारी तरल लावा छिटक कर चारों ओर बिखरने लगा। नील अपनी अधिकतम विधिक गति से उस संकीर्ण तट पर दौड़ रहा था। जैसे ही उसकी जागृत दृष्टि ने उस गहरे लाल रंग की खौलती लपट को अपनी ओर साक्षात काल बनकर आते देखा, उसने गजब की फुर्ती से अपनी देह को विपरीत दिशा में मोड़कर एक कूटनीतिक गोता लगाया। वह विनाशकारी पृथ्वी मूल अग्नि नील की पीठ को छूती हुई सीधे उसके बाईं ओर स्थित प्राचीन पाषाण दीवार से जा टकराए। पलक झपकते ही उस कठोर पत्थर की दीवार में एक गहरा और स्पष्ट छेद निर्मित हो गया। इस आदिम ज्वाला की विखंडित शक्ति अत्यंत प्रलयनकारी है। नील ने जब बाईं ओर की दीवार का सूक्ष्म निरीक्षण किया तो वह दंग रह गया। वह संपूर्ण शिलाखंड सदियों से इस पृथ्वी मूल अग्नि के ताप को सहने के कारण अपनी कठोर प्राकृतिक परत को पूरी तरह खो चुका था और उस पर अनगिनत छिद्र बन चुके थे। इस आदिम अग्नि की वास्तविक विनाशी क्षमता को प्रत्यक्ष देखने के पश्चात नील की सजगता चरम पर पहुंच गई। यदि इस आकस्मिक विस्फोट की एक भी बूंद उसके भौतिक शरीर को स्पर्श कर लेती तो नागराज के शल्कों के बाद भी उसे न जाने किस भयानक परिणाम का सामना करना पड़ता। परंतु उसी क्षण नील के कानों में पीछे से पुनः वही चिरपरिचित तीखी "यहाँ" की चीख गूंजी। उसने जैसे ही अपनी गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो पाया कि वह घायल कीट रानी अंततः उस संकीर्ण लावा झील के मुहाने पर कदम रख चुकी थी। यद्यपि वह रानी शारीरिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली थी और उसकी देह पर एक अभेद्य प्राकृतिक कवच विद्यमान था, परंतु स्वभाव से ये नरभक्षी कीट प्रजातियां इस पृथ्वी मूल अग्नि के ताप और गंध से घोर नफरत करती थीं। तथापि नील के प्रति उसकी कूटनीतिक नफरत इतनी अगाध थी कि इस भीषण वातावरण के बाद भी उसने उस खौलते तट पर नील का पीछा करना जारी रखा। किंतु इस विकट परिस्थिति में नील के लिए केवल एक ही विधिक संतोष की बात थी। उस विशालकाय रानी की तुलना में नील का लघु मानवीय शरीर अत्यंत लचीला और फुर्तीला था, जिसके कारण उसके लिए उन उछलती हुई लपटों से स्वयं को बचाना कहीं अधिक सुगम था। उधर रानी का भारी भरकम शरीर जब उस संकीर्ण पाषाण मार्ग पर गति करता था तो उसके भारी पैरों के दबाव से वह लावा झील भी उद्वेलित विस्फोटित होने लगती थी। इसके कारण मार्ग में बार बार तीव्र विस्फोट होने लगे और उन आती हुई लपटों से स्वयं की रक्षा करने के प्रयास में उस साम्राज्य रानी की गति निरंतर धीमी पड़ती चली गई। जब नील ने ये देखा कि उसके और उस खूंखार रानी के मध्य का अंतराल कूटनीतिक रूप से पुनः बढ़ रहा है तो उसके व्याकुल अंतर्मन को क्षण भर के लिए गहरी शांति की अनुभूति हुई। उसे प्रतीत हुआ कि यदि वह किसी प्रकार इस लावा झील के अंतिम छोर को पार कर लेता है तो वह विधिक रूप से इस बला से सदा के लिए छुटकारा पा लेगा। परंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। जैसे ही नील की दृष्टि सम्मुख मार्ग के अंतिम मोड़ पर पड़ी, उसके मुखमंडल के भाव अचानक पूरी तरह से उड़ गए और जो विधिक राहत उसे क्षण भर पूर्व मिली थी वह पुनः एक अगाध मायूसी और संकट में परिवर्तित हो गई। सुसुप्त महादानव, अग्निदानव शेर। इस समय उस संकीर्ण मार्ग के ठीक मध्य में एक अत्यंत विशाल और प्रागैतिहासिक महादानव साक्षात काल की भांति उसका रास्ता रोके बैठा था। वह राक्षसी जीव आकार में साम्राज्य के प्रतापी सिंहों शेरों के समतुल्य था, परंतु उसकी शारीरिक संरचना अत्यंत विकृत और भयानक थी। उसका मस्तक किसी सामान्य शेर की तुलना में 10 गुना अधिक विशाल और भारी था। उस प्रागैतिहासिक महादानव के संपूर्ण शरीर पर दहकते अंगारों के समान लाल रंग के घने बाल उगे हुए थे और उसके 2 विशालकाय अग्रपंजे पाषाण भूमि पर जमे हुए थे। सबसे विस्मयकारी बात यह थी कि उसकी पीठ के अंतिम छोर पर एक भयंकर विषैले बिच्छू के समान एक विशाल पूंछ स्कॉर्पियन टेल विद्यमान थी, जो समय समय पर हवा में स्वतः फड़फड़ा रही थी। वह भयानक जीव इस समय अपनी विशाल आंखें मूंदे अत्यंत शांत मुद्रा में सुसुप्त अवस्था सो रहा में था। अग्निदानव शेर, द फायर डेमन लायन। नील के जागृत मस्तिष्क की सुसुप्त परतों से साम्राज्य के प्राचीन सैन्य इतिहास का एक अत्यंत प्रलयनकारी नाम उभरकर सम्मुख आया। नील ने यद्यपि प्राचीन ग्रंथों के चित्रों के आधार पर इस जीव को पलक झपकते ही पहचान लिया था, परंतु वह इसके आंतरिक व्यवहार और शक्तियों के विषय में अधिक गहन ज्ञान नहीं रखता था।
इस अग्नि दानव शेर की सबसे मुख्य पहचान उसकी वह तीक्ष्ण बिच्छू जैसी पूंछ और उसका अत्यधिक उच्च तापमान वाले क्षेत्रों जैसे ज्वालामुखी या लावा घाटियों में निवास करना था, जिसके कारण इस भूभाग में इसकी उपस्थिति विधिक रूप से तर्कसंगत थी। ये अग्नि दानव शेर शारीरिक और विधिक रूप से अत्यंत प्रलयनकारी जीव माने जाते थे, विशेषकर उनकी वह संकर बिच्छू पूंछ जो उनका सबसे घातक और अचूक अस्त्र थी। साम्राज्य के सबसे उच्च कोटि के महावीर योद्धा भी यदि कभी अज्ञानतावश इन शेरों के सम्मुख आ जाते थे तो उनके पास भी प्राण बचाकर भागने का कोई विधिक मार्ग शेष नहीं बचता था। प्राचीन काल के इतिहास में इन शक्तिशाली राक्षसी जीवों की संख्या सीमांत क्षेत्रों में काफी अधिक थी, परंतु वर्तमान युग में वे लगभग विलुप्तप्राय हो चुके थे। इसका मुख्य कूटनीतिक कारण यह था कि इस अग्नि दानव शेर के हृदय चक्र के भीतर एक अत्यंत दुर्लभ और अमूल्य शक्ति स्रोत पाया जाता था, जिसे साम्राज्य के ग्रंथों में अग्नि शक्ति स्रोत फायर कोर एनर्जी सोर्स के नाम से जाना जाता था। इस विशिष्ट स्रोत के गुण साक्षात मध्याह्न के सूर्य के समतुल्य प्रदीप्त होते थे, जिसका उपयोग अत्यंत उच्च कोटि की दिव्य औषधियों के निर्माण अथवा साम्राज्य के विधिक महाअस्त्रों को परिष्कृत करने में किया जाता था। इस प्रकार की दुर्लभ और चमत्कारी सामग्री को प्राप्त करना साम्राज्य के प्रत्येक शीर्ष लोहार और औषधि निर्माता एल्केमिस्ट का जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न माना जाता था। परंतु इस भयावह क्षण में नील के अंतर्मन में उस अग्नि दानव शेर के मूल्यवान स्रोत के प्रति रत्ती भर भी लोभ या दिलचस्पी नहीं थी। इस समय उसका संपूर्ण जागृत मस्तिष्क केवल इसी एक विचार पर केंद्रित था कि इस सुसुप्त महादानव की दृष्टि में आए बिना यहाँ से कैसे सुरक्षित निकला जाए। वह अग्नि दानव शेर अभी भी अचल पड़ा था और उसके विशाल नासिका छिद्रों से निकलने वाली धीमी श्वसन ध्वनि को साफ सुना जा सकता था। उसके शरीर की शिथिलता से स्पष्ट था कि वह इस समय अत्यंत अगाध और गहरी निद्रा में लीन था। परंतु जब नील ने अपने ठीक पीछे से आ रही उस खूंखार कीटरानी की आहट के विषय में विचार किया तो उसे भली भांति आभास हो गया कि उसके पास पीछे लौटने का कोई विधिक मार्ग शेष नहीं था। अतः उसने अपने जीवन का एक और अत्यंत भयानक जुआ खेलने का निर्णय लिया कि वह अत्यंत मौन रहकर इसी सुसुप्त शेर के बिल्कुल समीप से गुजरते हुए आगे निकल जाएगा। परंतु उसके अंतर्मन में एक गहरा भय व्याप्त था कि यदि इस संकीर्ण मार्ग को पार करते समय तनिक भी विधिक चूक हुई तो वह भयानक अग्नि दानव शेर तत्क्षण अपनी निद्रा से जाग जाएगा। अंततः उसके मस्तिष्क में केवल एक ही यक्ष प्रश्न कौन था, क्या मुझे अपने जीवन का ये सबसे अंतिम और आत्मघाती जोखिम उठाना चाहिए? नील के कदम क्षण भर के लिए झिझके। यदि वह ये जोखिम नहीं उठाता तो पीछे से आ रही कीटों की रानी कुछ ही पलों में अपने बाएं पंजे से उसके शरीर के 100 टुकड़े कर देती। परंतु यदि वह इस सुसुप्त दानव के समीप से निकलने का जोखिम उठाता है तो कूटनीतिक रूप से उसके जीवित बचने की एक सूक्ष्म संभावना फिर भी शेष थी। इस समय नील के सम्मुख इससे बेहतर कोई और विधिक विकल्प उपलब्ध ही नहीं था। उस अग्नि दानव शेर के मुख से बाहर निकले उन तीक्ष्ण संहारक नुकीले दांतों और हवा में रह रहकर लहराती उस बिच्छू पूंछ को देखते हुए नील ने एक लंबी गहरी सांस ली, अपने अंतर्मन को सुदृढ़ किया और अपने कदम आगे बढ़ा दिए। जैसे जैसे नील अत्यंत मंद गति से उस प्रागैतिहासिक शेर के समीप पहुंच रहा था, उस जीव के शरीर से निकलने वाली आदिम हिंसक गंध नील की नासिका में प्रविष्ट हो रही थी। उस भयानक वातावरण के दबाव के कारण नील ने अपनी शारीरिक गति को अत्यंत सूक्ष्म और धीमा कर लिया था, ताकि पाषाण भूमि पर उसके पदचाप की तनिक भी ध्वनि उत्पन्न हो और वह दानव जागृत न हो जाए। 20 कदम, 10 कदम, 5 कदम। नील जैसे जैसे उस अग्नि दानव शेर के भौतिक शरीर के बिल्कुल समीप पहुंच रहा था, उसके सीने के भीतर उसका हृदय साक्षात किसी नगाड़े की भांति जोरों से धड़क रहा था और उसने घबराहट के कारण अपने दांतों को आपस में कसकर भींच रखा था। परंतु जैसे ही उसकी देह उस महादानव से मात्र 3 विधिक कदम की दूरी पर पहुंची, अचानक उस अग्नि दानव शेर के विशाल शरीर में एक हलचल हुई। उसने निद्रा के मध्य ही एक करवट ली और आलस्य में अपने चारों शक्तिशाली अंगों को हवा में फैला दिया। उस महादानव की इस अचानक हुई शारीरिक हलचल से नील का हृदय साक्षात उसके हलक में आ गया और क्षण भर के लिए उसकी सांसें पूरी तरह थम गईं। परंतु भाग्य ने इस बार उसका साथ दिया। अपनी भारी कमर को एक बार अंगड़ाई देने के पश्चात उस प्रलयनकारी शेर ने अपने उस 10 गुना बड़े मस्तक को पुनः अपने अगले पैरों पर टिका दिया और गहरी निद्रा के सागर में डूब गया। उसने अपने ठीक समीप पाषाण की भांति जमे खड़े उस मानवीय बालक नील पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। नील ने अत्यंत धीरे से अपना मुख खोला और अंतर्मन की संचित व्याकुलता को एक शांत सांस के रूप में बाहर निकाला। कुछ अमूल्य पलों तक उसी स्थिति में रहने के पश्चात उसने पुनः अत्यंत सावधानी से आगे बढ़ने का विधिक निर्णय लिया। दोनों महादानवों का सम्मुख और अंतिम आत्मघाती निर्णय। परंतु नियति का क्रूर कूटनीतिक चक्र अभी समाप्त नहीं हुआ था। नील ने जैसे ही यह विचार किया कि वह अब अत्यंत सुगमता से इस सुसुप्त दानव की विधिक सीमा को लंघ चुका है, ठीक उसी अभागे क्षण में वह प्रतिशोध में अंधी हो चुकी कीटों की परम रानी भी मोड़ को पार करके सीधे उनके समीप पहुंच गई। बूम बूम बूम। उस साम्राज्य रानी के भारी भरकम पैरों ने जैसे ही पाषाण भूमि पर अपने कदम रखे, उस प्रचंड आघात और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से संपूर्ण गुफा की विधिक नींव दहल उठी। उस भयानक और आकस्मिक स्पंदन के होते ही सम्मुख सोए हुए उस अग्नि दानव शेर की विशाल आंखें एक ही झटके में पूरी तरह खुल गईं।
उसकी वे अंगारे जैसी बड़ी बड़ी आंखें सीधे अपने ठीक सम्मुख खड़े उस अवाक मानवीय बालक नील को घूरने लगीं। देखते ही देखते उसके विशाल मुखमंडल की मांसपेशियां सिकुड़ गईं और उसके कंठ से एक अत्यंत भयानक, सुलगती हुई गुर्राहट की ध्वनि बाहर निकलने लगी। नील और उस प्रागैतिहासिक अग्नि दानव शेर ने एक अत्यंत सूक्ष्म पल के लिए सीधे एक दूसरे की आंखों में देखा और अगले ही क्षण नील ने अपनी संपूर्ण शारीरिक सजगता का उपयोग करते हुए अपने पैरों को पीछे खींचा और एक लंबी छलांग लगाकर पीछे की ओर कूद गया। चूंकि उस अग्नि दानव शेर की आदिम निद्रा में इस प्रकार बाधा उत्पन्न की गई थी, अतः उसका आंतरिक क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। उसने बिना एक क्षण का विलंब किए अपने उस वज्र समान भारी अगले पंजे को हवा में उठाया और साक्षात काल की भांति नील की छाती की ओर झपटा। उसका वह प्रहार विधिक रूप से बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई शक्तिशाली बिल्ली किसी असहाय चूहे को दबोचने के लिए झपटती है। तथापि नागराज के रक्त से सिंचित नील की शारीरिक प्रतिक्रिया रिफ्लेक्सेस अत्यंत तीव्र और असाधारण थी। उसने एन महत्वपूर्ण क्षण में अपनी देह को एक विशेष कोण पर झुका दिया, जिसके कारण उस महादानव का वह भारी पंजा नील के शरीर को स्पर्श किए बिना सीधे उस कठोर पाषाण भूमि से जा टकराया। गर्र अपने पहले ही प्रहार के इस प्रकार विफल होने से वह अग्नि दानव शेर पूरी तरह से सुलग उठा। वह अपने सम्मुख खड़े इस तुच्छ मानव बालक और उसके पीछे से आ रही उस अनजानी भारी सत्ता की ओर देखकर भयानक रूप से गुर्राया और एक और विनाशी हमले के लिए तत्पर हो गया। परंतु ठीक उसी समय नील के पीछे खड़ी उस कीटों की रानी ने भी अपनी संपूर्ण विनाशी चेतना के साथ सम्मुख कदम बढ़ा दिए थे। नील ने अत्यंत कठिनाई से अपने कंठ के भीतर थूक को निगला। उसे भली भांति आभास हो चुका था कि आज की इस प्रलयंकारी और विकट परिस्थिति से जीवित बाहर निकलने का कोई भी विधिक मार्ग शेष नहीं बचा था। उसकी पीठ के पीछे साक्षात काल का पर्याय बनी वह कीटों की रानी खड़ी थी, जबकि उसके ठीक सम्मुख साक्षात यमराज का दूत बना वह प्रागैतिहासिक अग्नि दानव शेर अपनी बिच्छू पूंछ लहरा रहा था। अब परिस्थिति ऐसी थी कि वह कूटनीतिक रूप से चाहे सम्मुख दिशा का चयन करे या विपरीत दिशा का, दोनों ही सूरतों में उसका अंत पुनर्तः निश्चित प्रतीत हो रहा था। उधर उस कीटों की रानी और अग्नि दानव शेर ने भी एक दूसरे की विशालकाय और आदिम विधिक सत्ताओं का आभास कर लिया था। उन दोनों ही महादानवों की आंखों में एक दूसरे के प्रति गहरी नस्लीय नफरत और संहार के भाव स्पष्ट देखे जा सकते थे। इस पाषाण साम्राज्य के भीतर कोई भी पक्ष दूसरे की सत्ता के सम्मुख झुकने या पीछे हटने के लिए तनिक भी तैयार नहीं था। कीटों की रानी ने कूटनीतिक चेतावनी के रूप में अपने उस शेष बचे विशाल लाल पंजे को हवा में लहराया और अपने कंठ से पुनः वही तीक्ष्ण नियत की गगनभेदी ध्वनि निकाली। उसका यह व्यवहार साक्ष्य था कि वह उस अग्नि दानव शेर को अपने मार्ग से पीछे हटने का अंतिम विधिक आदेश दे रही थी। परंतु वह प्रागैतिहासिक अग्नि दानव शेर भी इस गुफा का छत्रप था। उसने प्रत्युत्तर में अपने उन भारी पंजों से कठोर पाषाण भूमि को इतनी क्रूरता से खरोंचना प्रारंभ कर दिया कि उस प्राचीन पत्थर की सतह पर गहरे विखंडित निशान निर्मित हो गए। तनाव की यह भयानक स्थिति लगभग आधे मिनट तक उस खौलती लावा झील के तट पर स्थिर बनी रही, परंतु अंततः उस घायल कीट रानी ने अपने आत्मनियंत्रण का धैर्य पूरी तरह खो दिया। उसके कंठ से निकलने वाली संहारक चीखें अचानक अत्यधिक तीव्र हो गईं और वह नील को कुचलने के लिए प्रचंड वेग से आगे की ओर दौड़ी। ठीक उसी क्षण सम्मुख खड़े उस अग्नि दानव शेर ने भी संपूर्ण गुफा को कांपा देने वाली एक गगनभेदी दहाड़ लगाई और वह भी नील को अपने जबड़ों में भींचने के लिए सम्मुख झपट पड़ा। उन दोनों आदिम सत्ताओं के मध्य सैंडविच की भांति फंसे नील का मुखमंडल इस भयानक संकट को देखकर पूरी तरह विवर्ण हरा हो गया। इस परम आपातकाल में उसके पास विचार करने या किसी तीसरे सुरक्षित मार्ग को चुनने का कोई भौतिक आधार शेष नहीं था। उसने अत्यंत क्रूरता से अपने दांतों को भींचा, अपनी आंखें मूंदी और अपनी देह को सीधे उस खौलती हुई लावा झील के भीतर विसर्जित कूद कर दिया। देखते ही देखते उस पृथ्वी मूल अग्नि से दहकती और तेजी से हिलती हुई लावा झील ने पलक झपकते ही नील के उस कोमल मानवीय शरीर को अपने अगाध सिंदूरी आगोश में ले लिया। आगे क्या होगा? आखिर नील ने स्वयं को बचाने के लिए इस निश्चित आत्मघाती मार्ग का चयन क्यों किया? क्या नागराज के वे 4 अलौकिक सर्पशल्क और उसका विशिष्ट शरीर उसे इस खौलती हुई पृथ्वी मूल अग्नि के प्रभाव से सुरक्षित रख पाएंगे, या फिर इसी आदिम लावा में जलकर सदा के लिए भस्म हो जाएगा उसका अस्तित्व? नील के इस प्रकार ओझल होने के पश्चात वे 2 महादानव कीटों की रानी और अग्नि दानव शेर अब क्या करेंगे? क्या वे इस पाषाण तट पर एक दूसरे के रक्त के प्यासे होकर एक प्रलयनकारी महासंग्राम को जन्म देंगे, या फिर वे भी नील के पीछे उस लावा के भीतर उतर जाएंगे? क्या इस लावा झील के अगाध गर्भ में कोई ऐसा प्राचीन रहस्य छिपा है जो नील की नियति को साम्राज्य के एक नए शिखर पर ले जाएगा? इन सभी रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्यों और नील के जीवन के इस सबसे भीषण संग्राम के अगले अध्याय को जानने के लिए पढ़ते रहिए आगामी भाग। अध्याय 75 देने वाला जब भी देता, देता छप्पर फाड़ के। महादानवों का प्रलयनकारी युद्ध। उस खौलते हुए पाषाण तट पर दोनों प्रागैतिहासिक महादानवों ने लावा झील में विसर्जित हुए नील पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। उनकी दृष्टि में नील की आध्यात्मिक साधना और शक्ति अत्यंत नगण्य थी, जिसे वे जब चाहते क्षण भर में कुचल सकते थे। इस समय उन दोनों का संपूर्ण हिंसक ध्यान केवल एक दूसरे को समूल नष्ट करने पर केंद्रित था।
यद्यपि नील के पूर्व प्रहार के कारण उस साम्राज्य की स्वामिनी का एक अग्र पंजा विखंडित हो चुका था, परंतु उसका बचा हुआ एकमात्र लाल पंजा भी किसी वज्रास्त्र के समान घातक और विनाशकारी था। इसके अतिरिक्त उसका विशाल शारीरिक गठन सम्मुख खड़े अग्निदानव शेर से कहीं अधिक भारी और भीमकाय था। दूसरी ओर आकार में उसकी रानी से छोटा होने के बाद भी वह अग्निदानव शेर शारीरिक रूप से अत्यधिक फुर्तीला और चपल था। साथ ही इस सुलगती गुफा का उच्च तापमान और भौगोलिक परिवेश पूरी तरह से उसके प्राकृतिक अनुकूल था। सृष्टि के इन दो शीर्ष हिंसक जीवों के मध्य प्रारंभ हुए इस महासंग्राम ने कुछ ही पलों में एक प्रलयनकारी रूप धारण कर लिया। उनके आपस में टकराने से उत्पन्न हुए आघातों के कारण संपूर्ण पाषाण गुफा में किसी तीव्र भूकंप के समान भयानक विखंडन प्रारंभ हो गया। गुफा की प्राचीन छत और पाषाण दीवारों से विशाल शिलाखंड टूट टूटकर निरंतर नीचे गिरने लगे। इनमें से कई भारी चट्टानें सीधे उस खौलती लावा झील के मध्य भाग में गिर रही थीं, जिसके कारण तरल लावे की प्रलयनकारी तरंगें छिटककर चारों ओर विनाश मचाने लगीं। बूम बूम! तभी अचानक अग्निदानव शेर ने अपनी कूटनीतिक चपलता का प्रदर्शन करते हुए प्रचंड वेग से उस भारी भरकम की रानी पर प्रहार किया और उसे पाषाण भूमि पर पटक दिया। परंतु वह साम्राज्य रानी भी साधारण जीव नहीं थी। उसने अपने अभेद्य प्राकृतिक कवच और भारी शारीरिक बल का उपयोग करते हुए पलक झपकते ही स्वयं को पुनः संतुलित कर लिया। क्रोध में अंधी हो चुकी कीटरानी पुनः आगे बढ़ी और अग्निदानव शेर के मस्तक को विखंडित करने के लिए उसने अपना वह एकमात्र विशाल लाल पंजा हवा में लहरा दिया। अग्निदानव शेर ने गजब की चपलता से स्वयं को उस घातक प्रहार से बचाया, एक गगनभेदी दहाड़ लगाई और उसकी ओर झपटा। परंतु यहाँ उस प्रतापी शेर से उस रानी की युद्ध क्षमता को कम आंकने की एक विधिक भूल हो गई। सदियों के संघर्ष के कारण उसकी रानी को अत्यधिक युद्ध अनुभव प्राप्त था और उसकी संहारक क्षमता सामान्य श्रेणी के राक्षसी जीवों की तुलना में कहीं अधिक जागृत थी। बूम! तभी एक अत्यंत विभत्स दृश्य घटित हुआ। वह विशाल लाल पंजा सीधे अग्निदानव शेर के उदर पेट को चीरता हुआ उसके शरीर के भीतर धंस गया। उस प्रचंड प्रहार ने पल भर में ही शेर के हृदय चक्र और अन्य महत्वपूर्ण आंतरिक अंगों को क्षत विक्षत कर दिया। इस जानलेवा आघात से वह अग्निदानव शेर विधिक रूप से मृतप्राय हो गया और अब उसका जीवित बचना पुनर्तः असंभव था। तथापि उस प्रागैतिहासिक दानव ने अंत तक हार स्वीकार नहीं की। उसने अपने प्राणों की अंतिम संचित ऊर्जा को एकत्रित किया, अपनी उस संकर बिच्छू पूंछ को हवा में ऊपर उठाया और सीधे कीटरानी के मस्तक पर एक अचूक आत्मघाती वार कर दिया। बूम! इस अप्रत्याशित और विद्युत जैसी तीव्र गति से हुए प्रहार से वह साम्राज्य रानी स्वयं को बचा नहीं सकी। शेर की पूंछ का वह प्रलयनकारी और विषैला डंक सीधे उसके मस्तक के मध्य भाग से जा टकराया। नरभक्षी कीट प्रजाति का मस्तक उनकी भारी देह की तुलना में आंतरिक रूप से अत्यंत संवेदनशील और कमजोर होता है। जैसे ही उस अग्निदानव शेर का विषैला डंक उसके मस्तक को चीरता हुआ भीतर प्रविष्ट हुआ, उसने पल भर में रानी के केंद्रीय मस्तिष्क के चित्रे उड़ा दिए। उस भयानक आघात से कीटरानी का विशाल शरीर कई बार तीव्रता से कांपा और एक गगनभेदी धड़ाम की ध्वनि के साथ वह निष्प्राण होकर भूमि पर गिर पड़ी। उधर आंतरिक अंगों के पूरी तरह छिन्न भिन्न हो जाने के कारण वह अग्निदानव शेर भी असहनीय पीड़ा से अंतिम बार चीखा और उसका मृत शरीर भी पाषाण भूमि पर ढह गया। वे दो महादानव, जो इस संपूर्ण भूभाग की पाषाण गुफाओं में सबसे प्रलयनकारी और शक्तिशाली माने जाते थे, कुछ ही पलों के भीतर एक दूसरे के आत्मघाती प्रहारों से वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। पृथ्वी मूल अग्नि का अवशोषण और आध्यात्मिक कायाकल्प। दहकते लावे के भीतर डूबे नील को क्षण भर के लिए प्रतीत हुआ कि उसके जीवन की यात्रा अब समाप्त हो चुकी है। यद्यपि पूर्व में सुंदर नगर के गुप्त तहखाने में और अघोरा द्वारा उसे अस्त्र परिष्कृत करने वाली महाकड़ाही में जलाने का प्रयास किया जा चुका था, जहां वह न केवल सुरक्षित रहा था, बल्कि उस विधिक प्रक्रिया ने उसके भौतिक शरीर की संरचना को और अधिक सुदृढ़ बना दिया था। परंतु ये साक्षात पृथ्वी मूल अग्नि थी, जो अघोरा की उस आध्यात्मिक ज्वाला की तुलना में कई गुना अधिक शुद्ध, प्राचीन और विनाशकारी थी। आखिरकार अघोरा की वास्तविक क्षमता केवल एक अर्ध महावीर योद्धा, सेमी महावीर वॉरियर के समतुल्य ही थी, और उसकी वह आध्यात्मिक अग्नि उसकी कमजोर आंतरिक शक्ति का ही एक रूप थी। इसके विपरीत ये पृथ्वी मूल अग्नि पृथ्वी के गर्भ से निकली साक्षात आदिम ज्वाला थी, जो आध्यात्मिक शक्ति से निर्मित होने वाली किसी भी कृत्रिम आग से अनंत गुना अधिक शक्तिशाली होती है। जिस क्षण नील ने उस उबलते लावे के भीतर प्रवेश किया था, उसे अपनी त्वचा और हड्डियों पर एक असहनीय तीव्र जलन का आभास हुआ, मानो उसका संपूर्ण अस्तित्व भस्म होने की कगार पर हो। अग्नि के ताप से झुलसने की इस असहनीय विधिक पीड़ा का अनुभव नील अपने जीवन में 2 बार पहले भी कर चुका था। प्रथम बार सुंदर नगर के उस अंधकार में तहखाने में, और द्वितीय बार अघोरा की उस तप्त कड़ाही के भीतर। परंतु ये तीसरी बार का संकट सबसे भीषण था। इस असहनीय पीड़ा के मध्य अपने दांतों को आपस में भींचने के अतिरिक्त नील के पास कोई और मार्ग नहीं था। वह अपने अंतर्मन में केवल यही प्रार्थना कर सकता था कि नागराज के वे अदृश्य शल के आदिम ज्वाला के वेग को सहने में समर्थ सिद्ध हों और उसका भौतिक शरीर सुरक्षित रहे। तभी अचानक एक विस्मयकारी परिवर्तन घटित हुआ।
नील की झुलसती हुई त्वचा का रंग धीरे धीरे परिवर्तित होने लगा और उसका संपूर्ण भौतिक शरीर भट्टी में तपे हुए लोहे के एक प्रदीप टुकड़े की भांति पूरी तरह लाल हो गया, जिससे एक गहरा सिंदूरी प्रकाश उत्सर्जित होने लगा। जैसे ही उसका संपूर्ण शरीर उस आदिम ताप से प्रदीप्त हुआ, ठीक उसी क्षण नागराज की अलौकिक शक्ति जागृत हुई और नील की त्वचा के ऊपर स्वर्णपत्र के अनगिनत सूक्ष्म टुकड़े, गोल्डन लीफ फ्रैगमेंट्स, स्वतः प्रकट हो गए। वे दिव्य टुकड़े अत्यंत तीव्र गति से नील के पूरे शरीर पर चक्राकार मार्ग में घूमने लगे। जैसे जैसे उनके घूमने की गति चरम पर पहुंचने लगी, वे सूक्ष्म स्वर्णपत्र के टुकड़े अत्यंत शक्तिशाली सुनहरे भंवरों, गोल्डन वॉर्टेक्सेस के रूप में परिवर्तित हो गए। अगले ही पल उन भंवरों ने उस विनाशकारी पृथ्वी मूल अग्नि के ताप और ऊर्जा को कूटनीतिक रूप से अपने भीतर अवशोषित अब्जॉर्ब करना प्रारंभ कर दिया। नील के शरीर के समीप विद्यमान जितनी भी पृथ्वी मूल अग्नि थी, वह उन सुनहरे भंवरों के भीतर समाहित होने लगी। परंतु नील के भीतर जागृत हुई वह अलौकिक क्षमता अभी भी पूरी तरह तृप्त नहीं हुई थी। उसके शरीर ने और अधिक तीव्र आकर्षण बल उत्पन्न करते हुए एक विशाल भंवर का निर्माण किया, जो सुदूर स्थित लावा झील की आदिम लपटों को भी चुंबकीय वेग से अपनी ओर खींचने लगा। इस प्रकार उस संपूर्ण भूमिगत झील में प्रवाहित होने वाली पृथ्वी मूल अग्नि एक प्रचंड आंतरिक गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित होकर अचूक रूप से नील के भौतिक शरीर में विलीन होने लगी। इस अभूतपूर्व क्षण में यदि साम्राज्य का कोई शीर्ष साधक या योद्धा उस लावा झील के तट पर खड़ा होता, तो इस अकल्पनीय दृश्य को देखकर विस्मय से अपनी उंगलियां दांतों तले दबाने पर विवश हो जाता। उस लावा झील का वह उबलता हुआ केंद्र, जो कुछ समय पूर्व तक प्रलयनकारी लपटें उगल रहा था, वह नील की इस आंतरिक शक्ति के कारण धीरे धीरे गहरे लाल से काले रंग में परिवर्तित होने लगा। अंततः उस तरल लावे का खौलना पूरी तरह थम गया और वह एक कठोर ठंडे पाषाण खंड के रूप में जमने लगा। वह संपूर्ण लावा झील विधिक रूप से पूरी तरह ठोस पत्थर में परिवर्तित हो चुकी थी। काफी समय व्यतीत होने के पश्चात अचानक उस जमी हुई लावा झील के ठीक मध्य भाग में एक तीव्र आंतरिक विस्फोट हुआ और पाषाण की उस मोटी दरार से एक शक्तिशाली हाथ बाहर की ओर निकला। उस हाथ की त्वचा पर स्वर्णपत्र के कई अलौकिक टुकड़े चिपके हुए थे, जिनसे एक प्रदीप्त सुनहरी आभा बिखर रही थी। तत्पश्चात नील के मस्तक ने उस ठोस हो चुके लावे की भारी परत पर दबाव बनाया और उसका संपूर्ण शरीर उस जमी हुई पाषाण सतह को विखंडित करते हुए गौरवशाली मुद्रा में बाहर आ गया। इस समय नील के मुखमंडल पर एक अत्यंत मंद परंतु गहरी संतोषजनक मुस्कान तैर रही थी, जो साक्षात काल के द्वार से सुरक्षित वापस लौट आने के विधिक उल्लास को व्यक्त कर रही थी। उसने अपने जीवन में ये कदापि नहीं सोचा था कि उस आत्मघाती लावा झील में कूदने के बाद भी न केवल उसके प्राण बचेंगे, बल्कि वह पृथ्वी की इस आदिम ज्वाला को समूल अवशोषित करने में भी सफल सिद्ध होगा। उसके शरीर के भीतर समाहित हुई इस पृथ्वी मूल अग्नि के पूरी तरह शांत होने के पश्चात उसकी आंतरिक आध्यात्मिक क्षमता में एक बार पुनः गुणात्मक वृद्धि होना निश्चित था। उसने कौतूहलवश अपने शरीर का सूक्ष्म निरीक्षण किया तो उसे अपनी छाती के ठीक मध्य भाग में उन स्वर्णपत्र के टुकड़ों से निर्मित एक अत्यंत विस्मयकारी भंवर दिखाई दिया, जो ब्रह्मांड की किसी सुदूर आकाशगंगा के रहस्यमयी ब्लैक होल के समतुल्य प्रतीत हो रहा था। उस विशिष्ट भंवर की संरचना को देखकर नील की आंखों में गहरे संदेह और विस्मय के भाव उभर आए। इस अलौकिक आकृति को ध्यान से देखने पर उसे आभास हुआ कि इस प्रकार की संरचना के विषय में उसने पूर्व में कहीं अवश्य अध्ययन किया है। अपने मस्तिष्क की परतों को टटोलने के पश्चात अचानक उसके विचारों में बिजली की भांति एक सत्य कौंधा। उसने हर्ष से ताली बजाए और स्वयं से कहा, अब मुझे स्मरण आया, यह कोई साधारण चिन्ह नहीं बल्कि एक विधिक आध्यात्मिक संरचना स्पिरिचुअल अरे मार्क है। नील ने पूर्व में अघोरा के उस गुप्त संग्रह से प्राप्त अस्त्र शोधन और परिष्करण संहिताओं ब्लैकस्मिथ बुक्स में ठीक इसी प्रकार की आकृतियों के विषय में पढ़ा था। साम्राज्य के नियमों के अनुसार हथियारों को उनकी विधिक क्षमता के आधार पर कई मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे नश्वर श्रेणी मॉर्टल, आध्यात्मिक श्रेणी स्पिरिचुअल और पृथ्वी श्रेणी अर्थ। जब किसी अस्त्र के परिष्करण की विधिक प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न होती है, तो उस हथियार की सतह पर स्वतः ही कुछ विशिष्ट संरचनाएं उभर आती हैं। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई अस्त्र आध्यात्मिक श्रेणी का है तो उस पर एक आध्यात्मिक संरचना निर्मित होगी, और यदि वह पृथ्वी श्रेणी का है तो उस पर पृथ्वी संरचना दृष्टिगोचर होगी। नील के सीने पर उभरी यह आकृति साक्षात एक आध्यात्मिक संरचना थी, जिसका विधिक अर्थ ये था कि उसके भौतिक शरीर ने मानवीय नश्वरता की सीमाओं को लांघकर एक नए चरण में प्रवेश कर लिया था। उसका संपूर्ण शरीर अब एक आध्यात्मिक शरीर स्पिरिचुअल बॉडी के रूप में पदोन्नत अपग्रेड हो चुका था। एक सामान्य नश्वर शरीर और एक जागृत आध्यात्मिक शरीर के मध्य आकाश पाताल का अंतर होता है, और नील इस विधिक सत्य से भली भांति परिचित था। शारीरिक क्षमता के इस नए स्तर पर पहुंचने के पश्चात नील के शारीरिक बल, युद्ध कौशल और सहनशक्ति में स्वाभाविक रूप से एक अभूतपूर्व सुधार होना निश्चित था। परंतु इस कायाकल्प का सबसे महत्वपूर्ण विधिक बिंदु कुछ और ही था। एक आध्यात्मिक और नश्वर अस्त्र के मध्य का सबसे मुख्य अंतर केवल उनकी कठोरता या तीक्ष्णता नहीं होता, बल्कि अधिकांश आध्यात्मिक अस्त्रों के भीतर एक विशिष्ट आध्यात्मिक कौशल स्पिरिचुअल स्किल समाहित होता है।
जैसे बिना शत्रु को छुए केवल हवा में तलवार लहराकर दूर स्थित लक्ष्य पर आध्यात्मिक ऊर्जा स्पिरिचुअल एनर्जी से सीधा आघात करना। नील अत्यंत धीमे स्वर में बुदबुदाया, इसका अर्थ ये हुआ कि मेरा ये भौतिक शरीर अब स्वयं में एक आध्यात्मिक हथियार के समान रूपांतरित हो चुका है। परंतु इस आंतरिक आध्यात्मिक कौशल को जागृत और क्रियान्वित कैसे किया जाता है, इस अद्भुत संभावना के विषय में विचार करते ही नील का हृदय रोमांच और उत्साह से भर उठा। मुझे इस नई विधिक क्षमता का परीक्षण अवश्य करना चाहिए। नील उस ठोस हो चुकी लावा झील की पाषाण सतह पर सुदृढ़ता से खड़ा हुआ, अपने दाहिने हाथ को पीछे खींचा और सम्मुख हवा में एक शक्तिशाली मुख का पंच जड़ा। महादानवों के अमूल्य अवशेष और गुफा से पलायन। कुछ समय तक अपनी इस नई शारीरिक क्षमता के विभिन्न प्रयोग करने के पश्चात नील ने मुस्कुराते हुए अपने सिर के पिछले भाग को स्पर्श किया। उसे स्वयं ही आभास हुआ कि इस एकांत में उसका यह व्यवहार तनिक बचकाना और मूर्खतापूर्ण था। यद्यपि वह इस समय अपनी उस आंतरिक आध्यात्मिक क्षमता के वास्तविक विधिक स्वरूप और प्रयोग को पूरी तरह जागृत नहीं कर पा रहा था, परंतु ये निश्चित था कि वह शक्ति उसके भीतर सुरक्षित थी। कुछ क्षणों के पश्चात नील के सीने पर बनी वह स्वर्णपत्र की अलौकिक संरचना धीरे धीरे विलीन होकर उसकी त्वचा के भीतर समाहित हो गई और उस आदिम अग्नि के समाप्त होने के कारण संपूर्ण गुफा में एक बार पुनः सघन अंधकार छा गया। नील ने बिना किसी विलंब के अपनी भंडारण मुद्रिका स्टोरेज रिंग से कुछ आवश्यक वस्तुएं बाहर निकाली और एक विदिक मशाल जागृत की, जिससे वह अंधकार में पाषाण मार्ग एक बार पुनः प्रकाश से आलोकित हो उठा। तभी उसकी पैनी दृष्टि सम्मुख भूमि पर पड़े उन दो विशालकाय जीवों के निष्प्राण शरीरों पर स्थिर हो गई। जब उसने पूर्व में उस लावा झील के भीतर आत्मघाती छलांग लगाई थी, तब उसके मन में यह विचार तनिक भी नहीं आया था कि ये दोनों प्रलयनकारी जीव कूटनीतिक रूप से आपस में ही लड़कर एक दूसरे का अंत कर लेंगे। परंतु सीमांत क्षेत्रों के इन बर्बर जीवों की हिंसक क्रूरता उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयंकर और विनाशी सिद्ध हुई थी। जब नील ने उस साम्राज्य की रानी और अग्निदानव शेर के उन क्षत विक्षत रक्त से सने शरीरों को देखा तो वह विस्मय से अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। साम्राज्य के विधिक नियमों के अनुसार 4 सामान्य श्रेणी के हिंसक कीटों को समाप्त करने पर साधक को एक योगदान अंक कंट्रीब्यूशन पॉइंट प्राप्त होता है, जबकि किसी कीट सरदार इंसेक्ट कैप्टन के आंतरिक शक्ति स्रोत को जमा करने पर 5 योगदान अंक मिलते हैं। तो फिर साक्षात पूरे साम्राज्य की स्वामिनी इस कीट रानी के मुख्य शक्ति स्रोत के बदले सैन्य मुख्यालय से कितने विशाल योगदान अंक प्राप्त होंगे। अतः इस अमूल्य कीट रानी के शक्ति स्रोत को इस निर्जन गुफा में इस प्रकार छोड़ जाना घोर मूर्खता और विधिक भूल होती। यह विचार आते ही नील का हृदय उत्तेजना से धड़कने लगा। वह सधे हुए कदमों से आगे बढ़ा और उस मृत कीट रानी की विशाल छाती के समीप पहुंच गया। उसने अपनी भंडारण मुद्रिका से अपनी पैनी फ्लाइंग डैगर निकाली और अत्यंत सावधानी से रानी के वक्षस्थल को काटना प्रारंभ किया। डिंग! कुछ ही पलों के परिश्रम के पश्चात पाषाण भूमि पर एक धातु जैसी ध्वनि उत्पन्न हुई और एक मानव मूर्ति के आकार का अत्यंत दीप्तिमान गहरे बैंगनी रंग का मुख्य शक्ति स्रोत को टूटकर नीचे गिर गया। एक सामान्य कीट सरदार का आंतरिक स्रोत केवल एक अखरोट के समतुल्य होता है, परंतु इस परम साम्राज्य रानी का ये शक्ति स्रोत साक्षात एक मुट्ठी जितना विशाल है। नील ने बिना समय नष्ट किए अत्यंत शांति से उस मूल्यवान बैंगनी शक्ति स्रोत को उठाया और सुरक्षित रूप से अपनी भंडारण मुद्रिका के भीतर स्थापित कर दिया। इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करने के पश्चात नील की खोजी दृष्टि सम्मुख पड़े उस मृत अग्नि दानव शेर के विशाल शरीर पर जा टिकी। यद्यपि साम्राज्य की सैन्य संहिताओं में इस अग्नि दानव शेर के आंतरिक स्रोत के बदले किसी विशिष्ट योगदान अंक का कोई विधिक नियम उल्लेखित नहीं था, जिसके कारण नील के मन में तनिक संशय था, परंतु वह इस आदिम अग्निशक्ति स्रोत फायर कॉर की वैश्विक दुर्लभता और उसके वास्तविक मूल्य से भली भांति परिचित था। साम्राज्य के उच्च कोटि के अस्त्र निर्माताओं और औषधि विशेषज्ञों एल्केमिस्ट्स की दृष्टि में ये स्रोत साक्षात कुबेर के खजाने के समतुल्य एक अत्यंत अमूल्य वस्तु थी। नील ने अधिक विचार नहीं किया और अपनी कूटनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए उस मृत शेर के शरीर को चीरकर उसका वह प्रदीप्त अग्नि शक्ति स्रोत भी बाहर निकाल लिया। प्रागैतिहासिक जीवों के भौतिक अंग स्वयं में किसी अमूल्य खजाने से कम नहीं होते, उनके शरीर के विशिष्ट अंगों से अत्यंत दुर्लभ औषधियों का निर्माण किया जाता है। नील ने जब उस अग्नि दानव शेर की उस संकर विषैली बिच्छू जैसी पूंछ को देखा तो वह स्वयं को रोक नहीं पाया। उसने अपनी उसी फ्लाइंग डैगर से उस घातक पूंछ को काटकर अपने संग्रह में सम्मिलित कर लिया। यद्यपि उसकी रानी का संपूर्ण भारी भरकम शरीर भी अत्यंत मूल्यवान था और नील की इच्छा उसे भी अपने साथ ले जाने की थी, परंतु इस समय उसकी भंडारण मुद्रिका के भीतर उतना विधिक स्थान स्पेस शेष नहीं था, जिसके कारण विवश होकर उसे उस विचार को त्यागना पड़ा। सभी अमूल्य वस्तुओं को सुरक्षित व्यवस्थित करने के पश्चात नील ने उस प्राचीन गुफा से बाहर निकलने के मुख्य मार्ग की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। ये संपूर्ण पाषाण क्षेत्र अत्यंत संकटापन्न और रहस्यमयी था। जब यहाँ अग्नि दानव शेर जैसी प्रागैतिहासिक विभीषिका विद्यमान हो सकती थी, तो कौन जानता था कि इस अंधकार में गर्भ में और कौन सी प्रलयनकारी सत्ता सुसुप्त अवस्था में हो।
यदि वह पूर्व में कूटनीतिक रूप से उस लावा झील के भीतर नहीं कूदा होता तो भाग्य की तनिक भी चूक उसे सदा के लिए समाप्त कर देती। नील बिना पीछे मुड़े पूरे मार्ग पर अपनी अधिकतम गति से दौड़ता रहा। इस समय उसके पास मार्ग का सूक्ष्म मानचित्र देखने का समय नहीं था, अतः वह अपनी सहज वृत्ति के आधार पर आगे बढ़ता रहा। सौभाग्य से नागराज की कृपा से मार्ग के चयन में उससे कोई विधिक त्रुटि नहीं हुई। इस पलायन के मध्य उसे गुफा के बाहरी छोर पर कुछ तृतीय श्रेणी थर्ड रैंक के निम्न हिंसक जीवों का सामना अवश्य करना पड़ा, परंतु उसकी नई आध्यात्मिक क्षमता के सम्मुख वे तनिक भी टिकने योग्य नहीं थे। इस प्रकार कुछ घंटों के निरंतर संघर्ष और दौड़ के पश्चात नील अंततः उस संकीर्ण गुफा के मुहाने से बाहर खुली हवा में आ गया। जैसे ही वह बाहर आया उसने देखा कि संपूर्ण भूभाग पर अंधकार की चादर फैल चुकी थी और अनंत आकाश में शीतल तारे टिमटिमा रहे थे, जिसका विधिक अर्थ ये था कि आधी रात से अधिक का समय व्यतीत हो चुका था। नील ने अत्यंत सतर्कता बरतते हुए घने जंगल के मार्ग में प्रवेश किया, उस संकीर्ण घाटी को पार किया और दिन के समय चिन्हित किए गए विधिक पथ का अनुसरण करते हुए अत्यंत तीव्र गति से मुख्य रक्षक किले गार्डियन फोर्ट्रेस की दिशा में दौड़ने लगा। भाग्यवश वे नरभक्षी कीट मूल रूप से दिनचर जीव डायनल थे, जो सामान्यतः सूर्य ढलने के पश्चात रात्रि के सघन अंधकार में अपनी कंदराओं से बाहर नहीं निकलते थे। इसके अतिरिक्त इस वन के अन्य वन्य जीव भी उन कीटों के भय के कारण इस सीमांत क्षेत्र से काफी दूर पलायन कर चुके थे, जिसके कारण नील को मार्ग में किसी अन्य बड़ी विभीषिका का सामना नहीं करना पड़ा। एक लंबी और थका देने वाली यात्रा के पश्चात अंततः नील के सम्मुख उस प्रतापी रक्षक किले की विशाल प्राचीरें और मुख्य द्वार दृष्टिगोचर होने लगे। सुरक्षित रूप से रक्षक किले की विधिक सीमा के भीतर लौटने के पश्चात नील बिना एक क्षण का विलंब किए सीधे सेनापति यक्षित के मुख्य आवास की दिशा में आगे बढ़ा। यक्षित साम्राज्य के शाही दस्ते के सर्वोच्च सैनिकों के साथ उसी सुरक्षित सैन्य शिविर मिलिट्री कैंप के भीतर निवास करता था। नील अत्यंत द्रुत गति से उस ओर गया, परंतु जैसे ही वह सैन्य शिविर के मुख्य प्रवेश द्वार के समीप पहुंचा, उसने देखा कि वहां दो बख्तरबंद सैनिक अत्यंत सतर्क मुद्रा में पहरा दे रहे थे। जैसे ही उन दोनों शाही सैनिकों की पैनी दृष्टि रात्रि के इस प्रहर में नील के भौतिक शरीर पर पड़ी, उन्होंने तत्क्षण अपने प्रतापी भालों को नील की छाती की ओर तान दिया और अत्यंत कर्कश स्वर में चिल्लाए, ठहरो, ये साम्राज्य का सुरक्षित सैन्य शिविर है। आधी रात के इस प्रहर में यहाँ किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश अथवा भेंट करने की विधिक अनुमति नहीं है। अतः अपने प्राणों की भलाई चाहो तो इसी क्षण उल्टे पैर वापस लौट जाओ। आगे क्या होगा? आखिर उन सैनिकों ने नील को पहचानते हुए भी सेनापति यक्षित से मिलने से क्यों रोक दिया? क्या रक्षक किले के भीतर नील की अनुपस्थिति में कोई गुप्त सैन्य विद्रोह या कूटनीतिक षड्यंत्र घटित हो चुका है, जिससे नील अभी तक पुनर्तः अनभिज्ञ है? क्या सेनापति यक्षित किसी नए संकट में घिर चुके हैं, या फिर नील के विरुद्ध ही शिविर में कोई बड़ी विधिक साजिश रच दी गई है? इस मध्यरात्रि के अवरोध को पार करने के लिए नील अपनी इस नई आध्यात्मिक शरीर की शक्ति का प्रदर्शन किस प्रकार करेगा? इन सभी रोमांचक प्रश्नों के उत्तर और नील की आगे की कूटनीतिक यात्रा को जानने के लिए पढ़ते रहिए आगामी अध्याय। अध्याय 76, संकट में सहायता का हाथ। एक रक्षक की वापसी और कड़वा सच। मैं नील हूँ, मैं यहाँ सेनापति यक्षित भ्राता से भेंट करने आया हूँ, नील ने तत्काल संयत परंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। द्वार पर तैनात दोनों बख्तरबंद सैनिकों ने जब मशाल के प्रकाश में सम्मुख खड़े युवक का मुखमंडल देखा तो आश्चर्य के अतिरेक से उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अगले ही पल उनके चेहरों का कठोर सैन्य भाव पूरी तरह लुप्त हो गया और उनका स्वर अत्यंत कोमल हो गया। उन्होंने अत्यधिक हर्षित होकर कहा, ये तो भ्राता नील हैं, और वे भी विधिक रूप से पुनर्तः सुरक्षित और सकुशल। वास्तव में ये दोनों पहरेदार भी उस शाही दस्ते रॉयल स्क्वाड के जीवित बचे हुए उन भाग्यशाली सैनिकों में से थे जो उस भयानक पाषाण वन के संहार से किसी प्रकार बच निकलने में सफल हुए थे। सेनापति यक्षित स्वयं एक अत्यंत न्यायप्रिय और सुलझे हुए नायक थे, जो कभी भी अपने सैनिकों के मध्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते थे। यही कारण था कि संपूर्ण सैन्य टुकड़ी उनका हृदय से सम्मान करती थी। इसके अतिरिक्त उस भयानक युद्ध के दौरान नील ने जिस अदम्य साहस से सबकी रक्षा की थी, उसके लिए वे सभी सैनिक उसके प्रति गहरे कृतज्ञता पाश में बंधे थे। बचे हुए सैनिकों के मस्तिष्क में यह विधिक सत्य पूरी तरह स्पष्ट था कि यदि पिछले आत्मघाती अभियान के दौरान यक्षित और नील ने अपनी जान की बाजी न लगाई होती तो उनमें से एक भी योद्धा जीवित दुर्ग वापस नहीं लौट पाता। नायक यक्षित ने स्वयं चेतना में आने के पश्चात सबको सूचित किया था कि जब वे मृत्यु के मुख में थे तब किस प्रकार नील ने अपने प्राणों को संकट में डालकर साम्राज्य की रानी को भ्रमित किया और उसे यक्षित से दूर पाषाण कंदराओं की ओर खींच ले गया था। नील ने एक पराये व्यक्ति के प्राणों की रक्षा के लिए साक्षात काल को आमंत्रण दिया था। ऐसा आत्मोत्सर्ग करना किसी भी सामान्य कोटि के साधक के लिए अकल्पनीय था। इन्हीं विधिक कारणों से संपूर्ण बचे हुए सैनिक नील को अपना तारनहार मान रहे थे। वे तो अंतर्मन में ये स्वीकार कर चुके थे कि नील अब इस संसार में नहीं रहा होगा, परंतु आज उसे साक्षात अपने सम्मुख जीवित और अखंड खड़े देखकर उनके हृदयों का बोझ हल्का हो गया और वे असीम आनंद से भर उठे। वे भली भांति जानते थे कि नील प्रतिष्ठित सप्त सिंधु आश्रम का एक शिष्य है
परंतु वर्तमान में उसकी साधना केवल अनहता चक्र के स्तर तक ही सीमित थी। इस सीमित क्षमता के बाद भी वह साक्षात प्रलयनकारी कीट रानी के चंगुल से सुरक्षित बच निकला। यह उनके लिए किसी अलौकिक चमत्कार से कम नहीं था। भ्राता नील, हमारे कप्तान इस समय सैन्य शिविर में उपस्थित नहीं हैं, एक सिपाही ने अत्यंत उदास स्वर में कहा। नील ने विस्मय से अपनी बाहें सिकुड़ी और पूछा, क्या वे अभियान क्षेत्र से अब तक वापस नहीं लौटे? वे सकुशल वापस आ गए थे, परंतु सैनिक ने कुछ कहते कहते संकोचवश अपने शब्दों को बीच में ही रोक लिया। सैनिक के मुखमंडल पर छाई उस विवशता और भय को देखकर नील ने तुरंत भांप लिया कि स्थिति सामान्य नहीं है। उसने पूछा, परंतु क्या? स्पष्ट कहो, क्या अनहोनी हुई है? भ्राता नील, कप्तान यक्षित को सैन्य कारागार में बंदी बना लिया गया है। सिपाही ने अत्यंत ग्लानि और लाचारी से अपना मस्तक नीचे झुकाते हुए ये कड़वा सत्य प्रकट किया। ये सुनते ही नील की बाहें तन गईं, उसकी आंखों में तीक्ष्ण आभा कौंधी और उसने आगे पूछा, उन्हें बंदी बना लिया गया है, परंतु किस अपराध के अंतर्गत? उन्होंने ऐसा क्या किया है? कल रात्रि अचानक हमारे सैन्य अभियान का विधिक मार्ग मनमाने ढंग से परिवर्तित कर दिया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्यालय में बैठा कोई शक्तिशाली शत्रु हमारे इस युवा समूह को समूल नष्ट करना चाहता था। इसी कारण हमें जानबूझकर उस प्रतिबंधित और संकटापन्न मार्ग पर धकेला गया। सिपाही का स्वर अत्यंत भारी हो गया। उसने आगे कहा, जब कप्तान यक्षित इस कूटनीतिक षड्यंत्र की शिकायत लेकर सीधे दुर्ग प्रमुख फोर्ट चीफ के सम्मुख उपस्थित हुए, तो न्याय के स्थान पर उन्हें ही राजद्रोह के आरोप में बंदी बना लिया गया। अब इस संपूर्ण प्रकरण का निपटारा कठोर सैन्य कानून मार्शल लॉ के विधिक नियमों के अनुसार किया जाएगा। ये कैसा न्याय है? सैनिक की इस विस्मयकारी बात को सुनते ही नील का अंतर्मन क्रोध की अग्नि से सुलग उठा। अभियान के मार्ग को कूटनीतिक रूप से परिवर्तित किया गया, जिसके कारण लगभग संपूर्ण शाही दस्ता काल के गाल में समा गया। यहाँ तक कि नील, मानस अग्निहोत्री और सप्तसिंधु आश्रम के अन्य श्रेष्ठ शिष्यों के जीवन को भी साक्षात मृत्यु के सम्मुख खड़ा कर दिया गया, और उस निर्दोष यामिर को तो कीट रानी ने अपने पंजे से क्षण भर में विखंडित कर दिया था। और जब इन सब विनाशकारी कृत्यों के पश्चात नायक यक्षित उस विधिक अपराध की न्यायसंगत शिकायत लेकर दुर्ग प्रमुख के पास गए, तो व्यवस्था ने अपराधियों को दंडित करने के स्थान पर शिकायतकर्ता को ही कारागार में डाल दिया। इस प्रकार के घोर अन्याय और निरंकुश व्यवहार को देखकर भला किस न्यायप्रिय पुरुष का रक्त नहीं खौलेगा? भ्राता नील, क्या आप साम्राज्य के किसी ऐसे प्रतापी अधिकारी या योद्धा को जानते हैं जो इस विधिक संकट में हमारे कप्तान को मुक्त कराने में हमारी सहायता कर सके? कप्तान यक्षित पुनर्तः निर्दोष हैं। उन्होंने केवल सत्य का पक्ष लिया, परंतु फिर भी उन्हें दंडित किया जा रहा है। ये साक्षात विधाता के नियमों का उल्लंघन है। यह अत्यंत अनुचित है। दोनों साधारण पहरेदारों ने अत्यंत कातर दृष्टि से नील की ओर देखा। यद्यपि वे केवल सामान्य सैनिक थे, परंतु अपने नायक के न्यायप्रिय स्वभाव के कारण वे उनसे अत्यधिक भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे। अपनी बात समाप्त करते करते उन दोनों स्वाभिमानी सैनिकों के नेत्र अश्रुपूरित हो गए। आप दोनों अपने मन को संयत रखें और निश्चिंत हो जाएं। इस विधिक न्याय की लड़ाई में मैं निश्चित रूप से भ्राता यक्षित के पक्ष में खड़ा रहूंगा। नील ने अपने दांत भींचे और अत्यंत ठंडे परंतु संहारक स्वर में कहा। यद्यपि वह वर्तमान में सप्तसिंधु आश्रम का केवल एक बाहरी शिष्य आउटर डिसाइपल था, परंतु उसे यह अटूट विधिक विश्वास था कि सैन्य शिविर की सर्वोच्च न्याय व्यवस्था में किसी को भी दंड देने से पूर्व साक्ष्यों और गवाहों को पुनर्तः अनदेखा नहीं किया जा सकता। आश्रम के शिष्यों का पलायन और कूटनीतिक सत्य। शाही दस्ते के उस अंधकार में शिविर से प्रस्थान कर नील अत्यंत तीव्र गति से दुर्ग के भीतर स्थित अपने व्यक्तिगत आवास की ओर लौट आया। उसने दृढ़ता से द्वार को धक्का देकर खोला, परंतु भीतर का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया। आवास के भीतर मानस अग्निहोत्री और जगदीप दोनों अत्यंत तीव्रता से अपनी यात्रा की गठरियों में अपना सामान बांध रहे थे। जगदीप, जो अत्यंत खिन्न और उदास मन से अपनी वस्तुओं को समेट रहा था, जैसे ही उसकी दृष्टि द्वार पर खड़े नील पर पड़ी, वह भय और विस्मय से कांप उठा। उसने 2 कदम पीछे हटते हुए हकलाते हुए कहा, नील, क्या तुम साक्षात जीवित हो या ये तुम्हारा कोई प्रेत रूप घोस्ट है? यहाँ तक कि मानस अग्निहोत्री, जो सदैव अपनी उच्च साधना के अहंकार में उदासीन और शांत रहता था, नील को सकुशल देखकर उसके मुखमंडल के भाव भी पूरी तरह बदल गए और उसकी आंखें गहरे सदमे से भर गईं। नील, क्या तुम उस प्रलयनकारी स्वामिनी कीट के चंगुल से स्वयं को मुक्त कराने में सफल रहे, अथवा तुम्हारी रक्षा के लिए सीमांत का कोई अत्यंत शक्तिशाली महावीर योद्धा वहां अवतरित हुआ था? मानस अग्निहोत्री का मस्तिष्क तीव्र गति से घूम रहा था। वह साधना के नियमों के अनुसार भली भांति जानता था कि नील के वर्तमान शक्ति स्तर के साथ उस परमदानव के सम्मुख जीवित बचे रहना विधिक रूप से असंभव था, जब तक कि किसी शीर्ष सत्ता ने आकर उसके प्राणों की रक्षा न की हो। आखिरकार इस विशाल रक्षक किले में साम्राज्य के कई गुप्त और शक्तिशाली सेनानायक भी तैनात थे। यदि उनमें से किसी ने नील को बचाने का विधिक प्रयास किया हो तो यह संभव हो सकता था, परंतु नील ने उन दोनों के इन निरर्थक प्रश्नों को पूरी तरह अनदेखा कर दिया। उसने अत्यंत तीक्ष्ण दृष्टि से उन दोनों की ओर देखा और पूछा, क्या आप दोनों इस दुर्ग से पलायन करने की योजना बना रहे हैं?
जगदीप ने एक विवश मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं इस आत्मघाती सैन्य अभियान से अपना विधिक नाम वापस ले रहा हूं और यहां से प्रस्थान करने की योजना बना रहा हूं। मानस अग्निहोत्री ने अपने कंधे उचकाए और अत्यंत उदासीनता से कहा, वैसे भी मैं यहाँ तुच्छ योगदान अंकों कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स के अर्जन के लिए नहीं आया था, अतः मेरे यहाँ रुकने या जाने से व्यवस्था को कोई अंतर नहीं पड़ता। परंतु सेनापति यक्षित का क्या? कल जिस महापुरुष ने हमारे प्राणों की रक्षा के लिए अपने जीवन को साक्षात दांव पर लगा दिया और कीट रानी को अपनी ओर खींच ले गया, क्या आप दोनों उनकी वर्तमान विधिक स्थिति से तनिक भी अवगत हैं? नील ने अत्यंत तीक्ष्ण स्वर में प्रश्न किया। नील के मुख से यक्षित का नाम सुनते ही जगदीप के हाथ क्षण भर के लिए रुक गए। उसने तनिक हिचकिचाते हुए कहा, नील, यह एक रक्षक किला है जहां केवल और केवल कठोर सैन्य नियमों मार्शल लॉ का शासन चलता है। इसके विपरीत मैं सप्तसिंधु आश्रम का मात्र एक साधारण बाहरी शिष्य हूं। साम्राज्य की इस विधिक व्यवस्था के सम्मुख मेरी सत्ता ही क्या है, मैं भला उसकी सहायता कैसे कर सकता हूं? उधर मानस अग्निहोत्री के मुखमंडल पर एक अत्यंत अप्रिय और असहज भाव उभर आया। यद्यपि यह सत्य था कि कल यक्षित ने अपनी सूझबूझ से उनके प्राणों की रक्षा की थी, परंतु मानस का मानना था कि एक सेनानायक के रूप में अपने युवा दस्ते की रक्षा करना यक्षित का विधिक कर्तव्य था। वैसे भी मानस स्वयं को एक महावीर योद्धा, महावीर वॉरियर मानता था और उसका स्वाभिमान ये स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि उसे किसी की सहायता की आवश्यकता थी। यद्यपि वह उस समय साक्षात कीट रानी को परास्त करने में असमर्थ था, परंतु यदि वह केवल अपने प्राण बचाकर भागना चाहता तो अपने प्रतिष्ठित परिवार के पैतृक गुप्तस्त्र की सहायता से वह ऐसा अत्यंत सुगमता से कर सकता था। वास्तव में यदि मानस अग्निहोत्री चाहता तो अपनी पारिवारिक प्रतिष्ठा का उपयोग कर यक्षित को उस विधिक दंड से सुरक्षित बचा सकता था। यह उसके लिए कोई अत्यंत दुष्कर कार्य नहीं था। सत्य तो यह था कि मानस ने पूर्व में ऐसा करने का विचार भी बनाया था, परंतु जब उसने अपने गुप्त सूत्रों से इस संपूर्ण घटनाक्रम की आंतरिक जांच की तो उसे भान हुआ कि इस षड्यंत्र के पीछे साम्राज्य की एक अत्यंत प्रलयनकारी शक्ति का हाथ है। अतः उसने स्वयं को इस विवाद से दूर रखना ही उचित समझा। परंतु इस समय नील के इन तीखे वचनों से उसके उच्च कुलीन स्वाभिमान को गहरी ठेस पहुंची। उसे लगा मानो नील उसे एक काया और निर्बल साधक समझ रहा हो। उसने अत्यंत रुष्ट होकर कहा, नील, मैं इस विधिक और सैन्य मामले में तनिक भी हस्तक्षेप नहीं करूंगा, और यदि तुम में कुछ बुद्धि शेष है तो मैं तुम्हें भी यही परामर्श दूंगा कि इस कीचड़ से दूर रहो। इस संपूर्ण षड्यंत्र के पीछे साम्राज्य की वे सर्वोच्च सत्ताएं सक्रिय हैं जिनकी शत्रुता और प्रतिशोध का वेग झेलने की क्षमता तुम्हारे भीतर लेशमात्र भी नहीं है। मैं उनकी शत्रुता बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। क्या आप कृपा कर मुझे उस अदृश्य शत्रु का विधिक नाम बताने का कष्ट करेंगे? नील के अधरों पर एक अत्यंत व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। साम्राज्य का प्रतापी भार्गव परिवार, भार्गव फैमिली। मानस अग्निहोत्री ने अत्यंत शांत परंतु गंभीर स्वर में उस नाम का उच्चारण किया। मानस अग्निहोत्री का यह अटूट विश्वास था कि श्यामल साम्राज्य के इस सबसे भयानक और संहारक परिवार का नाम सुनते ही नील के पैरों तले की भूमि खिसक जाएगी और वह भय से कांप उठेगा। श्यामल साम्राज्य के भीतर 8 महान कुलीन परिवार, 8 ग्रेट फैमिलीज, अपनी असीम शक्ति और क्रूरता के लिए विख्यात थे। संपूर्ण आर्यावर्त में कोई भी साधक उनसे शत्रुता मोल लेने का दुस्साहस नहीं करता था। ऐसे में आश्रम के एक साधारण बाहरी शिष्य नील के पास उस महाकुल का विरोध करने की विधिक क्षमता भला कहां से आती? परंतु मानस के चकित नेत्र नील के मुखमंडल पर भय का वह भाव देख ही नहीं पाए जिसकी वह पूर्ण आशा कर रहा था। इसके विपरीत नील के अधरों पर एक अत्यंत भयानक और उद्दंड अट्टहास बिखर गया। उसने हंसते हुए कहा, तो ये साक्षात उस भार्गव परिवार का कूटनीतिक कृत्य है। हा, अब इस संपूर्ण पहेली के सारे विधिक सूत्र मेरे सम्मुख पुनर्तः स्पष्ट हो चुके हैं। नील, तुम इन शब्दों से क्या समझ पा रहे हो? मानस ने अत्यंत उत्सुकता और विस्मय से पूछा। सत्य का अनावरण और नया गठबंधन। नील के तीक्ष्ण मस्तिष्क ने पल भर में संपूर्ण कूटनीति को समझ लिया था। मूल रूप से उस अदृश्य शत्रु का मुख्य लक्ष्य सेनापति यक्षित या शाही दस्ते को नष्ट करना था ही नहीं। भार्गव परिवार का वह विक्षिप्त प्रतिशोधी तो वास्तव में केवल और केवल नील की हत्या करना चाहता था। उन्होंने केवल इस शाही दस्ते को एक विधिक माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया ताकि नील की मृत्यु को एक सामान्य सैन्य दुर्घटना का रूप दिया जा सके। उन्हें ये पूर्ण विश्वास था कि उस प्रतिबंधित मार्ग पर नील के साथ संपूर्ण दस्ता समूल नष्ट हो जाएगा, परंतु उनकी कूटनीति तब विफल हो गई जब न केवल आश्रम के शिष्य जीवित बच गए बल्कि नायक यक्षित विधिक साक्ष्यों के साथ दुर्प्रमुख के सम्मुख न्याय की गुहार लगाने पहुंच गए। नील ने मानस अग्निहोत्री के उस प्रश्न का सीधा उत्तर न देकर अत्यंत उपहासपूर्ण स्वर में कहा, भ्राता मानस, क्या आप जैसा महावीर योद्धा भी उस भार्गव परिवार की छाया से इतना भयभीत है? मैं और भार्गव परिवार से भयभीत? नील के इस सीधे आघात से मानस अग्निहोत्री का गौर वर्ण मुखमंडल पल भर के लिए अत्यधिक क्रोध और लज्जा से तमतमा उठा, परंतु उसने शीघ्र ही अपनी भावनाओं पर विधिक नियंत्रण स्थापित किया और अत्यंत गर्वित स्वर में कहा, भार्गव परिवार निसंदेह साम्राज्य का एक शक्तिशाली कुल है,
परंतु हमारा अग्निहोत्री परिवार, अग्निहोत्री फैमिली भी उनसे तनिक भी न्यून नहीं है और हम उनसे भयभीत होने का विचार स्वप्न में भी नहीं करते। यह एक अकाट्य विधिक सत्य था कि अग्निहोत्री परिवार और भार्गव परिवार दोनों ही साम्राज्य के उन 8 शीर्ष कुलों में सम्मिलित थे। चाहे सैन्य बाहुबल की बात हो या साम्राज्य की संचित धन संपदा की, अग्निहोत्री कुल किसी भी स्तर पर भार्गव कुल से कमजोर नहीं था। वास्तव में प्रारंभ में जब दुर्ग के अन्य साधकों ने मानस अग्निहोत्री का नाम सुना था और उसके पश्चात उसकी कुलीन वेशभूषा तथा अत्यंत शांत व्यवहार को देखा था, तो वे समझ गए थे कि वह किसी साधारण कुल का साधक नहीं है। परंतु मानस ने कभी भी अपनी कुलीनता का अनुचित प्रदर्शन नहीं किया था, जिसके कारण लोग इस विषय को विस्मृत कर चुके थे। इसी मध्य उन पर हुए आकस्मिक कीट आक्रमण ने उन्हें इस दिशा में सोचने का अवसर ही नहीं दिया था। यदि आपका कुल उनसे भयभीत नहीं है, तो फिर आप इस विधिक धर्मयुद्ध से स्वयं को पीछे क्यों खींच रहे हैं? नील ने पुनः उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। मैं इस तुच्छ सैन्य विवाद के कारण अग्निहोत्री कुल को भार्गव परिवार के सम्मुख खड़ा नहीं करना चाहता। वैसे भी मुझे गुप्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि इस घृणित षड्यंत्र के पीछे भार्गव कुल का वह परम सनकी और विक्षिप्त उत्तराधिकारी सक्रिय है। मानस अग्निहोत्री का मुखमंडल तनिक फीका पड़ गया। महान कुलीन परिवारों में जन्म लेने के कारण वे सभी अपने अपने कुलों की शीर्ष प्रतिभाओं, टॉप जीनियसेस की संहारक क्षमता और सनक से भली भांति परिचित थे। नायक यक्षित की सहायता करना विधिक रूप से असंभव नहीं था, परंतु इतनी छोटी सी बात के लिए साम्राज्य के 2 शीर्ष कुलों के मध्य एक राष्ट्रव्यापी महासंग्राम को जन्म देना कूटनीतिक रूप से एक मूर्खतापूर्ण निर्णय होता। इसके अतिरिक्त नील के मुख पर अंकित वह आत्मविश्वास पुनर्तः स्पष्ट था। मानस इस विधिक संकेत को कैसे अनदेखा कर सकता था? परिस्थितियों के इस चक्रव्यूह को देखकर नील मुस्कुराया और अत्यंत गंभीर स्वर में बोला, भ्राता मानस, इस विधिक संकट में केवल एक बार मेरा पक्ष लीजिए। इसके प्रतिफल में मैं व्यक्तिगत रूप से संपूर्ण अग्निहोत्री कुल के प्रति आजीवन कृतज्ञता पाश में बंधा रहूंगा। मानस अग्निहोत्री ने अत्यंत सूक्ष्मता से नील की ओर देखा, परंतु अपनी कुलीन सीमाओं के कारण उसने पुनः अपना मस्तक हिला दिया। नील, तुम निसंदेह एक अत्यंत प्रतिभावान और विलक्षण साधक हो, परंतु भार्गव परिवार जैसी वैश्विक विभीषिका के विरुद्ध तुम वर्तमान में हमारे लिए कोई विधिक सहायता सिद्ध नहीं हो सकते। मानस जानता था कि नील जैसी अलौकिक प्रतिभा पूरे सप्तसिंधु आश्रम में भी अत्यंत दुर्लभ थी और उसका भविष्य स्वर्णिम होना निश्चित था, परंतु उसका यह भी मानना था कि भार्गव परिवार के उस विक्षिप्त उत्तराधिकारी को चुनौती देने के पश्चात नील का जीवन अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रहेगा। ऐसे में उसकी सहायता करना साक्षात भार्गव कुल के क्रोध की अग्नि में घी डालने के समतुल्य था। मानस के मुख के भावों को देखकर नील पल भर में समझ गया कि इस कुलीन साधक के अंतर्मन में किस बात का विधिक भय व्याप्त है। यद्यपि यह सत्य था कि अग्निहोत्री कुल भार्गव कुल से पराजित नहीं हो सकता था, परंतु वे बिना किसी ठोस कारण के उनके साथ सीधे युद्ध की घोषणा करने से बच रहे थे। ठीक उसी क्षण नील ने अत्यंत कूटनीतिक निर्णय लेते हुए अपनी भंडारण मुद्रिका स्टोरेज रिंग के भीतर अपनी चेतना केंद्रित की। अगले ही पल उसने पाषाण कक्ष के भीतर उस साम्राज्य की रानी के दीप्तिमान बैंगनी शक्ति स्रोत पर्पल क्वीन इंसेक्ट को बाहर निकाला और उसे मानस अग्निहोत्री तथा जगदीप के सम्मुख हवा में लहराते हुए अत्यंत ओजस्वी स्वर में कहा, भ्राता मानस, कल रात्रि मैं साक्षात काल के गाल से सुरक्षित वापस लौटा हूं, परंतु मुझे साम्राज्य के किसी महावीर योद्धा ने जीवनदान नहीं दिया था, और वह प्रलयंकारी की स्वामिनी, जिसके नाम मात्र से संपूर्ण सीमांत थर थर कांपता है, वह भी साक्षात मेरे ही हाथों विखंडित होकर वीरगति को प्राप्त हुई है। कक्ष के भीतर उस मुट्ठी के आकार के परम प्रदीप बैंगनी शक्ति स्रोत के प्रकट होते ही मानस और जगदीप के पैरों तले की भूमि खिसक गई। वे दोनों पथराए आंखों से केवल उस अलौकिक कोर को निहारने लगे। उन दोनों के चेहरों पर छाई उस विस्मयकारी स्तब्धता को देखकर नील के अधरों पर एक अत्यंत गौरवशाली मुस्कान उभर आए। उसने आगे कहा, भार्गव परिवार का वह विक्षिप्त सनकी, जिसके विषय में आप अभी चर्चा कर रहे थे, वह पूर्व में 3 बार भिन्न भिन्न रूपों में मेरे प्राण हरने का असफल प्रयास कर चुका है, परंतु मैं आज साक्षात आपके सम्मुख अखंड खड़ा हूं। वह मुझे छूने में भी कभी सफल नहीं हो सकेगा। और सुनिए, जिस क्षण मेरा ये भौतिक शरीर अपनी पूर्ण साधना और शक्ति के चरम स्तर को प्राप्त कर लेगा, उस दिन भार्गव परिवार को समूल नष्ट करने के इस विधिक महाअभियान में मैं स्वयं आगे बढ़कर अग्निहोत्री कुल का सबसे अचूक अस्त्र बनूंगा। इस समय नील के हाथों में चमकते हुए उस परम दिव्य शक्ति स्रोत की आभा से कहीं अधिक तीव्र और प्रलयंकारी चमक उसके अपने मुखमंडल पर जागृत थी, जो पूर्ण आत्मविश्वास और संहारक संकल्प के साथ उनके सम्मुख अडिग खड़ा था। नील के ये वचन अत्यंत आक्रामक, रणनीतिक और अकाट्य आत्मविश्वास से ओतप्रोत थे। मानस अग्निहोत्री जैसे उच्च कुलीन साधक के लिए किसी सामान्य राक्षसी जीव के आंतरिक स्रोत का कोई विधिक मूल्य नहीं था, परंतु इस समय नील के हाथों में जो शक्ति स्रोत दैदीप्यमान हो रहा था, वह कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि साक्षात संपूर्ण क्षेत्र को आतंकित करने वाली कीट रानी का हृदय था। यद्यपि यह विधिक रूप से अनिश्चित था कि नील ने उसे सीधे युद्ध में परास्त किया था या किसी अन्य कूटनीति से, परंतु ये पुनर्तः सत्य था कि उस परम दानव की मृत्यु का विधिक कारण केवल और केवल नील ही था। परंतु उस अलौकिक अस्त्र से भी अधिक प्रभावी नील का वह वज्र जैसा अडिग आत्मविश्वास था,
जिसे देखकर मानस के अंतर्मन में भी एक विधिक विश्वास ने जन्म ले लिया कि यह असाधारण युवक भविष्य में साक्षात भार्गव कुल के साम्राज्य को समूल उखाड़ फेंकने में पुनर्तः समर्थ सिद्ध हो सकता है। आगे क्या होगा? क्या नील के इस अलौकिक प्रदर्शन और सिंह जैसे आत्मविश्वास को देखकर मानस अग्निहोत्री अपने कुल की सीमाओं को लांघकर नील के इस न्याय युद्ध में सारथी बनने को तैयार होगा, या फिर वह पुनः अपने पारिवारिक कूटनीति के जाल में उलझकर नील के इस प्रस्ताव को ठुकरा देगा? नायक यक्षित को उस कठोर सैन्य कारागार से मुक्त कराने के लिए नील अब सीधे दुर्प्रमुख के सम्मुख कौन सा प्रलयनकारी साक्ष्य प्रस्तुत करने वाला है? इन सभी कूटनीतिक मोड़ों और नील के अगले कदम को जानने के लिए पढ़ते रहिए आगामी अध्याय।